असर्शन रीजन, अल्कोहल और मरकरी दो थर्मोमीटर्स की बात हो रही है। चलिए हम पहले थर्मोमीटर को दिखाते हैं। यहाँ पे दो थर्मोमीटर्स को मैं शो कर रहा हूँ, दो थर्मोमीटर्स को शो कर रहा हूँ। एक में जो फ्लूइड है वो लेटेस्ट से अल्कोहल है और एक में जो फ्लूइड है वो लेटेस्ट से मरकरी है। ठीक है, ये एक थर्मोमीटर था, ये एक और थर्मोमीटर है। इसको डिफरेंट कलर से बनाते हैं। ठीक, ये सपोज इसमें मरकरी फील्ड है Hg और इसमें अल्कोहल एज अ वर्किंग फ्लूइड फील्ड है। ठीक, अब क्वेश्चन में असर्शन जो स्टेटमेंट उसमें बोला है अल्कोहल एंड मरकरी थर्मोमीटर रीड एग्जैक्टली एट 0 एंड 100, मतलब इसको कैलिब्रेट किया गया। कहने का मतलब है कि आपने कहीं जैसे किसी बीकर में आइस मेल्ट कर रही होगी वाटर में, या वाटर फ्रीज कर रहा होगा आइस में, तो उस कंडीशन पे इन दोनों थर्मोमीटर्स को डिप किया आपने, रखा, और जब भी रीडिंग स्टेबल हो गई, जहां भी रीडिंग स्टेबल हो गई, आपने मार्क कर दिया और आपने लिख दिया कि ये है, सपोज इसमें मार्क कर दिया आपने और लिख दिया ये है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और फिर ऐसे ही आपने इसमें भी किया होगा, इसमें भी जहां रीडिंग स्टेबल हो गई आपने मार्क किया होगा और लिख दिया होगा ये है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर आपने क्या किया होगा कि दोनों थर्मोमीटर्स को लिया और जहां भी पानी बॉयल कर रहा है, वाटर बॉयल कर रहा है, ओपन बीकर है, पानी बॉयल कर रहा है, जहां भी इनको डिप किया वहां पे, और जहां भी रीडिंग स्टॉप हुई आपने, जहां भी रीडिंग स्टॉप हुई होगी करस्पॉन्डिंग, आपने मार्क किया और आपने लिख दिया 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें भी आपने वैसे किया, इसकी जहां भी रीडिंग रुकी होगी, अब जरूरी नहीं कि इसकी रीडिंग में यहां से यहां तक लेंथ सेम हो, भाई एक्सपेंशन है, मरकरी का अपने हिसाब से होगा, अल्कोहल का अपने हिसाब से होगा, लेकिन ये बात पक्की हो गई कि जब भी मरकरी को आप दोबारा रखोगे आइस पॉइंट पे, तो क्योंकि आइस पॉइंट पे जहां रुका था वहां आपने 0 मार्क किया था, तो जब भी दोबारा आइस पॉइंट जैसी कंडीशन आएगी तो रीडिंग यहां आके रुकेगी, जब भी दोबारा स्टीम पॉइंट जैसी कंडीशन आएगी तो रीडिंग यहां आके रुकेगी। इसमें भी यही है, तो दोनों को आप दोबारा कभी स्टीम पॉइंट पे रखोगे, दोनों की रीडिंग यहाँ रुकेगी, यानी रीडिंग पढ़ने वाला 100 पढ़ेगा। आइस पॉइंट पे रखोगे यहाँ और यहाँ रुकेगी, यानी रीडिंग पढ़ने वाला 0 पढ़ेगा। ये बात सही है। अब इसको बोला है 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया आपने। अब 100 इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड किया हमने, तो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने, तो अच्छा बीच में कैलिब्रेट हमने किया नहीं। कैलिब्रेट का मतलब है हमने ये नहीं किया कि 50 डिग्री पे रखे और जहां रीडिंग रुके वहां मार्क करें 50, हमने बस 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और जहां भी जैसे मान लो ये बीच में एग्जैक्टली कहीं हमने कहा यहां होगा 50, ये होगा 50 डिग्री सेल्सियस। इसको भी हमने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसको भी 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और बीच में एग्जैक्टली हमने लिख दिया ये है 50 डिग्री सेल्सियस। दो अलग अलग फ्लूइड है, एक में मरकरी भरा हुआ है, एक में अल्कोहल भरा हुआ है। इसमें हमने 50 मार्क किया, इसमें हमने 50 मार्क कर दिया। जहां भी कहीं ये सेंटर पॉइंट आया इन दो रीडिंग्स का, इस लेंथ का जहां भी सेंटर आया वहां इसमें हमने 50 मार्क किया, इसमें 50 मार्क किया, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ऐसे ही 1 2 3 4 अप टू 100 हमने कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं दी टू थर्मामीटर विल गिव एग्जैक्टली द सेम रीडिंग एट 50 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों थर्मामीटर 50 डिग्री सेल्सियस पे एग्जैक्टली रीडिंग ये सेम देंगे, ये कह रहे हैं, ये असर्शन स्टेटमेंट ये है। यानी आपने 50 पे रख के जहां भी रीडिंग रुकी वहां मार्क करके 50 नहीं लिखा, आपने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और बीच में 50 लिख दिया। समझना, इस बात को ध्यान से समझना, इसमें कंफ्यूजन रहता है लोगों को, ध्यान से समझना इस बात को। भाई मरकरी का एक्सपेंशन मरकरी जो मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है, और ऐसा तो नहीं कह सकते कि टेम्परेचर से बिल्कुल भी डिपेंडेंस नहीं है कि एक्सपेंशन का कोफिशिएंट चेंज होगा ही नहीं टेम्परेचर से, किसी भी टेम्परेचर पे एक्सपेंशन एक जैसा होगा, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कह सकते हम। तो मरकरी जो है,
मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि जो थर्मामीटर था 0 से लेके 100 उसमें ये यहाँ से यहाँ तक जो चेंज हुआ लेट अस से वो 100 मिलीमीटर का चेंज हुआ, मान लेते हैं 100 मिलीमीटर का चेंज हुआ, ठीक है। अब 100 मिलीमीटर का चेंज हुआ और हमने इसका चेंज लिख दिया 0 से 100, यानी इसको हमने कह दिया ये करस्पॉन्डिंग है 100 डिग्री सेल्सियस के। अब हमने ये कह दिया कि हर 1 मिलीमीटर में, हर 1 मिलीमीटर ऊपर इसमें 1 डिग्री का चेंज आ जाएगा, यानी जब भी ये रीडिंग 1 मिलीमीटर ऊपर जाएगी 1 डिग्री चेंज हो चुका होगा, ठीक है, फाइन। इसमें मान लेते हैं, इसमें मान लेते हैं यहां से यहां तक जो टोटल चेंज आया वो 200 मिलीमीटर का आया, 200 मिलीमीटर का। भाई वो तो ट्यूब ज़्यादा थिक बनाओगे तो लेंथ कम चेंज होगी, थिकनेस कम करोगे ट्यूब की तो लेंथ ज़्यादा चेंज होगी, अलग थर्मामीटर है, कुछ भी हो सकता है। ये 100 डिग्री सेल्सियस चेंज आया, तो आपने कहा हर 2 mm में 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज आ गया होगा, यानी जब भी 2 mm ऊपर पॉइंट दिखा आपने मार्क करके 1 डिग्री चेंज लिख दिया। समझो 100 mm का चेंज 100 डिग्री सेल्सियस में आया है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, ये बात समझना, ऐसा भी तो हो सकता है कि मरकरी की प्रॉपर्टीज ऐसी हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऐसा हो कि जो टेम्परेचर के साथ बढ़ता हो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, टेम्परेचर के साथ बढ़ता हो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, ऐसा भी तो हो सकता है। भाई जब तक मटेरियल को अच्छे से आप जानते नहीं, समझते नहीं, एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, आपने मटेरियल का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कैसे बदलता है इसको अकाउंट में लिया ही नहीं, इस बात को अकाउंट में लिया ही नहीं आपने। तो मटेरियल ऑफ जो मरकरी मटेरियल है उसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऐसा भी तो हो सकता है जो टेम्परेचर के साथ बढ़ता हो, यानी जब पहला 1 डिग्री चेंज होता हो तो हो सकता है कि आपको दिख रहा है कि 100 mm में 100 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया, यानी हर 1 डिग्री में 1 mm का चेंज आया। ऐसा भी तो हो सकता है कि जब पहला 1 डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ हो, यानी 0 से 1 चेंज हुआ हो, तो 1 mm का चेंज आया ना, 1 mm से थोड़ा कम आया हो, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन तो बढ़ रहा है। यानी जब 50 डिग्री सेल्सियस चेंज हो गया, तो हो सकता है 49 mm ही चेंज हुआ हो, और अगर ये 49 mm चेंज हुआ होगा, भाई बाकी 51 mm, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन बाद में बढ़ता जाता है, तो बाद के 50 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो बाद के 50 डिग्री सेल्सियस में बाकी 51 mm कवर करेगा, ऐसा भी हो सकता है, बाद के 50 डिग्री सेल्सियस में 51 mm कवर कर देगा। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो कहीं एक्चुअली, भाई मैं ये नहीं कह रहा कि कंडीशन यही, बट आप गारंटी से थोड़ी कह सकते हो जब तक प्रॉपर्टीज नहीं बता आपको। और आपने तो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया ना, आपने तो इसको बात को ही बिल्कुल हटा दिया कि इसके कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन में कोई चेंज आता होगा टेम्परेचर के साथ, बल्कि ऐसा हम नहीं कर सकते। तो अगर 50 डिग्री सेल्सियस कहीं एक्चुअल में कंडीशन है, जब आप इस थर्मोमीटर को ले जाके रखोगे तो ये तो 49 mm ऊपर जाएगा, और हर 1 mm पे 1 डिग्री बढ़ा के लिखते हो, यानी आपको जब टेम्परेचर दिखाई देगा इसमें, तो आपको दिखाई देगा 49, ये थर्मामीटर आपको क्या बताएगा 49। अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको ये थर्मामीटर जहां एक्चुअल में टेम्परेचर 50 है वहां क्या बताएगा, वहां बताएगा 49। और समझो भाई, अल्कोहल का भी तो अपना कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन हो सकता है, वही जो मरकरी का है एग्जैक्टली सेम थोड़ी होगा, अलग मटेरियल है, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, ये तो अलग मटेरियल है, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी। आपने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब आपने कहा हर 1 डिग्री में 2 mm का चेंज आएगा ही आएगा। अरे गारंटी थोड़ी है इस बात की। कोई 10 मीटर भागता है 10 सेकंड में, 10 मीटर भागता है 10 सेकंड में, आप ये थोड़ी कह सकते हो कि हर 1 सेकंड में 1 मीटर आगे बढ़ते हो। अरे शुरू में जब भागना स्टार्ट करता है तो अभी वेलोसिटी नहीं है, तो 1 सेकंड में हो सकता है आधा मीटर आगे जाता हो, बाद में कवर अप करता हो। कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अगर एक जैसा नहीं है थ्रू आउट, यानी कांस्टेंट नहीं है थ्रू आउट, वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है और होगा ही, मटेरियल की प्रॉपर्टीज है, होगा ही, अलग अलग मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टीज है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अल्कोहल का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन भी बढ़ता हो, बट हो सकता है उतना ना बढ़ता हो। तो ये पहले आधे टेम्परेचर चेंज में, यानी जब टेम्परेचर चेंज 50 डिग्री सेल्सियस हो गया है तो
अगर बिल्कुल सेम रहता तो इसको 100 mm पहुंच जाना चाहिए था, 100 mm की लेंथ पे पहुंच जाना चाहिए था, क्योंकि अगर ये टोटल 200 mm लेंथ है तो 50 डिग्री अगर एक्चुअल टेम्परेचर है तो 100 mm पे पहुंच जाना चाहिए था, बट हो सकता है 100 mm पे पहुंचे ही ना, ये पहुंचे 99 mm पे, 99 mm पे पहुंचे। समझ बात को कि 99 mm पे पहुंचे, कहने का मतलब है इतना पहुंचे कि उस जगह हो सकता है आपने 49.5 डिग्री सेल्सियस लिखा हो। ये ऐसी जगह पे पहुंचे, ये ऐसी जगह पे पहुंचे जब एक्चुअल में किसी जगह पे टेम्परेचर 50 है, तो ये ऐसी जगह पे पहुंचे जहां आपने 49.5 डिग्री सेल्सियस लिख रखा है, यानी 49 और 50 के बीच में पहुंचे, 49 और 50 के बीच में पहुंचे। तो आप कहोगे ये 50% लेंथ तो कवर नहीं की, 50% से थोड़ी कम की, हाँ थोड़ी कम की, कोफिशिएंट ऑफ एक्सटेंशन बढ़ता है इसका, तो 50 से थोड़ी % से ज्यादा जो लेंथ है वो बाकी 50 डिग्री सेल्सियस में कवर करता है, ऐसा हो सकता है। तो अगर आपने प्रॉपर कैलिब्रेशन नहीं किया तो इस बात की गारंटी आप नहीं ले सकते, इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि दोनों थर्मामीटर को ले जाके अगर आप कहीं रखें, दोनों थर्मामीटर को ले जाके आप कहीं रखें, एक में अल्कोहल है एक में मरकरी है दोनों डिग्री सेल्सियस के थर्मामीटर, याद करो अभी एक क्वेश्चन किया हमने, दोनों डिग्री सेल्सियस के थर्मामीटर हैं, बट कैलिब्रेट किया आइस पॉइंट पे, स्टीम पॉइंट पे, इसकी गारंटी नहीं है, एक 25 दे रहा है, एक 25.75 दे रहा है, कौन सा सही है? हो सकता कोई भी सही ना हो। तो इन दोनों को 50 पे ले जाके रखो तो दोनों एग्जैक्टली 50 रीडिंग दे, ये जरूरी नहीं है, इस बात की गारंटी नहीं है। समझ में आई ये बात आपको? तो ये इमेजिन कर लो, एक सिंपल सा एग्जांपल जो मैंने दिया, दो लोग भाग रहे हैं 10 सेकंड में 10 मीटर दोनों ट्रेवल करते हैं, बट क्या जरूरी है कि दोनों 5-5 सेकंड बाद 5-5 मीटर पहुंचे हो? जरूरी नहीं है, उनका अपना वेरिएशन हो सकता है, बट टोटल आपको देखने में सेम लगता है। तो एसर्शन वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, एसर्शन वाला जो स्टेटमेंट है, एसर्शन वो गलत है। रीजन, टेम्परेचर स्केल्स आर आर्बिट्रेरी, ये सही बात है, ये हमने कल बात भी की थी, टेम्परेचर स्केल्स आर्बिट्रेरी लिखा जाए, रैंडम लिखा है, सही है। तो इसका क्या ऑप्शन होना चाहिए? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो इसका ऑप्शन होना चाहिए डी, ऑप्शन शुड बी डी। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, क्वेश्चन नंबर 19 की, सो सपोज दिस इज द लिमिट जो हम आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट की बात करते हैं। सो दिस इज द आइस पॉइंट, ये आइस पॉइंट है, एंड दिस इज द स्टीम पॉइंट, ये स्टीम पॉइंट है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस स्केल में आइस पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, आइस पॉइंट जो टर्म यूज होता है 1 एटमॉस्फेयर पे फ्रीजिंग पॉइंट वाटर के लिए, so this is 0 डिग्री सेल्सियस एंड स्टीम पॉइंट दिस इज 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फ़ारेनहाइट स्केल, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 19 में फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में बात हो रही है, सो फ़ारेनहाइट विल बी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड दिस विल बी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। नाउ अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 10 ऑन डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में जब 10 का डिफरेंस आएगा, डिग्री सेल्सियस में जब 10 का डिफरेंस आएगा, करस्पॉन्ड्स टू फ़ारेनहाइट स्केल इज डैश, यानी डिग्री सेल्सियस में 10 का डिफरेंस फ़ारेनहाइट के कितने डिफरेंस के बराबर होता है। अब कुछ लोगों ने गलती की होगी, मैं बताता हूं आपको क्या गलती की है। कल हमने एक डिस्कशन किया था और डिस्कशन ये था कि जैसे मान लो सपोज ये 0 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस है, इन बिटवीन कहीं TC टेम्परेचर है, मान लेते हैं डिग्री सेल्सियस का। अच्छा, ये पॉइंट इनके बीच में भी हो सकता है, इसके बाहर भी हो सकता है, जो हमने कल बोला था TC - 0/100 - 0, वो तब भी एप्लीकेबल है अगर ये इसके बाहर पॉइंट है, ठीक है। मान लो कोई TC पॉइंट है और ये करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है TF फ़ारेनहाइट स्केल में, ठीक। तो हमने कल बोला था कि एक तो है कि यूनिटरी मेथड, मतलब इक्वेशन आप बना लो, लीनियर इक्वेशन बना लो आप, TC = A इंटू TF + B, ऐसे करके इक्वेशन बना के सॉल्व करो, वो भी सही तरीका है, बट उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। डायरेक्टली ऐसे भी लिखा जा सकता है, TC - 0/100 - 0 इज इक्वल्स टू
TF माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32, ये लिखा जा सकता है। अच्छा, अगर हम ये लिखते हैं, मान लो कोई ये सोच रहा है कि TC अगर 10 है तो फ़ारेनहाइट क्या होगा, TC 10 है तो फ़ारेनहाइट क्या होगा। अगर कोई ये निकाल रहा है तो क्या करेगा, वो कहेगा TC को 10 रख देते हैं, इसमें TC को 10 रख देते हैं, तो आ जाएगा 10 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू TF माइनस 32 अपॉन 212, ये 180 आता है आई थिंक। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है, दिस इज 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू दिस इज 180 एंड ये इस तरफ जाएगा तो प्लस 32, 50 हो जाएगा ये। तो यहां से जो TF की वैल्यू आएगी, समझो आप, यहां से जो TF की वैल्यू आएगी ये आएगी 50। ये क्वेश्चन जानबूझ के मैंने रखा है इसमें, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं। बट क्या ये आंसर सही होगा? नहीं, ये आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि इस आंसर में ये निकाला है हमने कि जब डिग्री सेल्सियस 10 होगा तो फ़ारेनहाइट कितना होगा। हमें ये नहीं निकालना है, भाई। जब डिग्री सेल्सियस, समझो, जब डिग्री सेल्सियस जब 10 होगा तो फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट 50 होगा। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमसे ये थोड़ी पूछा जा रहा है कि डिग्री सेल्सियस 10 है तो फ़ारेनहाइट कितना है। हमसे पूछा जा रहा है कि जब डिग्री सेल्सियस में 10 का डिफरेंस है, यानी जब डिग्री सेल्सियस 10 से 20 जाता है तो फ़ारेनहाइट 50 से कितना जाएगा। मतलब ये अगर डिफरेंस 10 का है तो उस समय ये डिफरेंस कितने का होगा, ये पूछा है आपसे। तो आप ये देखो, जब डिग्री सेल्सियस 0 से 100 चेंज करता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग फ़ारेनहाइट 32 से 212, तो हमने माइनस किया ही था, 32 से 212 यानी 180। तो ये 180 का चेंज होता है फ़ारेनहाइट में। ये फ़ारेनहाइट है, ये डिग्री सेल्सियस है। तो अगर डिग्री सेल्सियस 10 का चेंज करेगा तो फ़ारेनहाइट कितने का चेंज करेगा, 18 का चेंज करेगा। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 18। जो बहुत सारे लोगों ने आंसर 18 भी दिया है वो बात बिल्कुल सही है, यानी ये 50 से 68 जाएगा तो 18 का चेंज आएगा। आ गई बात समझ में। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 19 का 18, ठीक है। तो ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होना चाहिए वो 18 होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप में से काफ़ी लोगों ने इसको सही सॉल्व किया। नहीं सॉल्व किया है किसी ने सही, तो आप इसको नोट कर लो, इसमें ये वाला जो तरीका है ये सही नहीं है, ठीक है। और भी लोग आंसर्स बता रहे हैं, मैं एक मिनट चेक करता हूँ। फराज कुरैशी क्वेश्चन नंबर 19, 18 ठीक है। नितेश 50 नहीं, 50 गलत है। नवनीत 18, 280 माइनस 50 नहीं, अभी मैं सॉल्व करता हूँ। 220, 280, अच्छा ये सारे आंसर्स आप लोग बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 के भी आंसर्स आ रहे हैं। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 20 भी काफ़ी लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 20 को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 में अगर हम समझे तो इसको मैं साइड में कर देता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आप देखो क्या बोला जा रहा है हमसे, ए न्यू टेम्परेचर स्केल डिग्री एन इज टू बी डिफाइंड। याद करो हमने कल बात की थी, टेम्परेचर स्केल्स आर आर्बिट्रेरी और रैंडम इन नेचर। आर्बिट्रेरी है, रैंडम है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि जो टेम्परेचर स्केल्स होती हैं उसको अपनी मर्जी से आप कोई भी रैंडम वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हो, तो दे आर आर्बिट्रेरी और रैंडम इन नेचर। तो ऐसे ही रैंडम एक स्केल बनाई गई डिग्री एन, ठीक है। अब इसमें मैं यहाँ पे इसको डिग्री सेल्सियस से कंपेयर करता हूँ, क्योंकि डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है इसमें। सो आइस पॉइंट पे डिग्री सेल्सियस होता है 0 एंड स्टीम पॉइंट पे 100, ठीक है, ये डिग्री सेल्सियस है। अब हमसे बोला गया है क्वेश्चन में, न्यू टेम्परेचर स्केल डिग्री एन इज टू बी डिफाइंड, द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। ध्यान दो इस बात पे, बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट
ऑन दिस स्केल आर 100 एंड 400 डिग्री एन रिस्पेक्टिवली। तो बॉइलिंग को 100 बोला है और फ्रीजिंग को 400 बोला है। बॉइलिंग यानी बॉइलिंग को 100 बोला है तो ये 100 डिग्री एन, और फ्रीजिंग को बोला है 400, फ्रीजिंग को बोला है 400, तो 400 डिग्री एन। इसका मतलब है कि उल्टा, यानी ये स्केल की अगर आप बात करोगे तो इस स्केल में अगर कोई हॉट बॉडी होगी, जितनी वो बॉडी हॉट होगी उतना ही नंबर कम आएगा इस स्केल में, और जितनी वो बॉडी कोल्ड होगी उतना ही नंबर ज्यादा आएगा। क्या ऐसी स्केल हो सकती है जिसमें कोल्डर बॉडी को ज्यादा नंबर दिया जाए और हॉटर बॉडी को कम नंबर दिया जाए? बिल्कुल हो सकती है, हमारी मर्जी है। नॉर्मली हमने स्केल्स ऐसी बनाई है कि हॉट बॉडी को ज्यादा नंबर देते हैं, बट उल्टा भी कोई बना सकता है। तो जो स्केल बनाई जाए, जब उस स्केल की बात हो तो फिर वही पैटर्न को फॉलो किया जाए, बस ये बात होती है। अब हमसे बोला है कि अगर ऐसा है तो व्हाट विल बी द रीडिंग ऑन न्यू स्केल करस्पॉन्डिंग टू 60 डिग्री सेल्सियस। जब डिग्री सेल्सियस में 60 आएगा, यानी यहां कहीं होगा, तो डिग्री एन स्केल में क्या वैल्यू आएगी? तो हम देखते हैं। हम ये कर रहे हैं कि मान लो, जो अभी हम बात करते हुए आए, मान लो कि बीच में कहीं डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर TC है जिसको 60 बोला गया है, ठीक है, 60 बोला गया है, और उसी कंडीशन के हिसाब से डिग्री एन स्केल में मान लेते हैं टेम्परेचर TN है, ठीक। तो हमें TN की वैल्यू निकालनी है 60 का करस्पॉन्डिंग। तो हमें पता है भाई, या तो आप एक लीनियर रिलेशनशिप बनाओ। कैसे बनाएंगे लीनियर रिलेशनशिप? लीनियर रिलेशनशिप बनाएंगे TC इज इक्वल्स टू A इंटू TN प्लस B, ऐसे बना सकते हो। फिर उसको A और B को सॉल्व करो। ये जब 0 है, ये 400 है, ये रखो, फिर ये 100 है, ये 100 है, ये रखो। तो वो लंबा एक तरीका है, उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि अगर ये बात हम कह सकते हैं, सो 60 माइनस 0 यानी दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अच्छा, इसमें ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि दिस अपॉन दिस ही है, आप ऐसे भी कर सकते हो, दिस अपॉन दिस, यानी 100 माइनस 60 अपॉन 100 माइनस 0। कोई भी करस्पॉन्डिंग रेशियो डिफरेंस का रेशियो ले लो और वो बराबर होगा। तो ये 60 माइनस 0 अपॉन 60 माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0, 100 माइनस 0 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 60 माइनस 0 था तो इसके करस्पॉन्डिंग TN माइनस 400, TN माइनस 400 अपॉन क्या जाएगा 100 माइनस 400, क्या जाएगा 100 माइनस 400, ठीक है। अब यहां से जब आप सॉल्व करोगे TN की वैल्यू, तो TN की वैल्यू यहां से सॉल्व कर रहा हूं, 60 डिवाइडेड बाई 100, 60 डिवाइडेड बाई 100 इंटू ये 100 माइनस 400 तो माइनस 300 इंटू माइनस 300 प्लस 400, तो ये वैल्यू आ रही है 220। कुछ लोगों ने आंसर 220 बताया, बिल्कुल सही बताया आपने, 220। और 220 क्या है? डिग्री एन, यानी जब डिग्री सेल्सियस में स्केल 60 डिग्री सेल्सियस रीडिंग देगी तो डिग्री एन में जो वैल्यू होगी वो 220 डिग्री एन होगी वैल्यू, ठीक है। तो लेट मी सी व्हाट आर द रिस्पॉन्सेस। 220, 21 का 100 कह रहे हैं निशांत, गुड। शेवी नाज आप बोल रही हैं आंसर 20, 120, इसका मतलब क्या है? 20 का आंसर 120 है? नहीं, 20 का आंसर 220 है, 120 नहीं है। अविनाश कुमार सर, इस तरीके से भी कर सकते हैं, जब 0 है तो 32 है, जब 10 है 50 है, तो तो 50 माइनस 32 इक्वल टू 18। हाँ बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही तरीका है। 21 का 100 निशांत, प्रद्युम 21 का 100, गुड। सत्यप्रकाश 21 का 100, रुपेश 21 का 25, नहीं 25 गलत है। विशाल 100, नवनीत 100, अनिल कुमार 100, ठीक है। देखिए अब मैं 21 पे आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहे हैं? एट व्हाट टेम्परेचर बोथ द डिग्री सेल्सियस एंड द न्यू टेम्परेचर स्केल, जैसे डिफाइन किया गया,
रीडिंग वुड बी सेम। कौन सी ऐसी वैल्यू है, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको डिग्री सेल्सियस में बताओ या डिग्री एन में बताओ तो सेम बात होती है, सेम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। भाई अलग अलग भाषाएं होती है, बट कोई एक वर्ड ऐसा भी होता है जो दोनों भाषाओं में कॉमन होता है, उसको ए भाषा में बोलो या बी भाषा में बोलो उसका मतलब सेम होता है, ऐसा भी होता है। तो ऐसे ही डिग्री सेल्सियस और डिग्री एन स्केल में आप देखो, अगर कोई 100 बोलेगा डिग्री सेल्सियस में और 100 बोलेगा डिग्री एन में, तो इससे डायरेक्टली हमें ये समझ में आ जाएगा कि स्टीम पॉइंट की बात हो रही है। इसमें तो चलो ऐसी वैल्यूज हैं कि डायरेक्टली दिख गया। ये क्वेश्चन पीके नाग बुक में क्वेश्चन दिया है, उसमें थोड़ा सा चेंज करके मैंने क्वेश्चन को बनाया है। तो इस क्वेश्चन को अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा दिया जाए इसमें डायरेक्टली आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो आप कहोगे मान लेते हैं वो वैल्यू टी है, लेट अस से दैट वैल्यू इज टी। सो अगर वो वैल्यू टी है जहां पे दोनों की रीडिंग बराबर होती है तो वो वैल्यू डिग्री सेल्सियस में भी टी होगी। तो t माइनस जीरो, मान लो बीच की कोई वैल्यू t है, बीच की है इधर है, उससे फर्क नहीं पड़ता। सो t माइनस जीरो अपॉन 100 माइनस जीरो अपॉन 100 माइनस जीरो, ये क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहा हूं मैं, अपॉन 100 माइनस जीरो इक्वल्स टू t माइनस 400, t माइनस 400 अपॉन इट इज 100 माइनस 400 अपॉन 100 माइनस 400, ठीक है। सो t माइनस जीरो अपॉन 100 माइनस जीरो एंड t माइनस 400 अपॉन 100 माइनस 400, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा t अपॉन 100, दिस इज t अपॉन 100, दिस इज इक्वल्स टू t माइनस 400 अपॉन दिस इज माइनस 300। सो 300 एंड 100 तो ये माइनस 3t आ जाएगा, माइनस 3t, t माइनस 400, t माइनस 400 एज इट इज है, 300 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। सो 4t, 3t को उधर ले गए, 4t इक्वल्स टू 400 आएगा, यानी t इक्वल्स टू 100 आ जाएगा, t इक्वल्स टू 100, ठीक है। तो यहाँ से भी सॉल्व किया जा सकता है कि अगर 100 बताया जाए डिग्री एन में या डिग्री सेल्सियस में तो उसकी वैल्यू सेम होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर था 220 और 21 का आंसर है 100। ये क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है 100। तो काफी सारे लोगों ने आई थिंक सही आंसर दिया है, ठीक है। अब आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, वेरी गुड, कई लोग काफी तेजी से सॉल्व कर रहे हैं। अब आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22, चैप्टर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 22। आई होप आपको टाइम दे रहा हूं, लिख पा रहे होगे आप, नोट कर पा रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिनेश कुमार -40 आप बता रहे हैं, बट -40 कौन से क्वेश्चन का है? शेबीनाज 21 का 100 करेक्ट, रोहित 100। आप क्वेश्चन नंबर लिख दिया करो जब रिप्लाई करते हो, आंसर करते हो, अदरवाइज मुझे समझ नहीं आता आप कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप। रुपेश 21 का 25 गलत है ये। प्रद्युम 22 का 38.25, 38.25 नहीं आएगा। अदिति गुप्ता 100 करेक्ट। आकाश 21 का 250 नहीं है, हमने सॉल्व कर लिया है 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 करना है आपको, करिए जल्दी से अटेम्प्ट। क्वेश्चन नंबर 22 मैं चाह रहा हूँ एटलीस्ट कम से कम एक बार सीरियसली पढ़ लो आप क्वेश्चन को, सो दैट जब हम डिस्कस करें, सॉल्व करें इसको, तो आपके लिए जो भी गलती आप कर रहे हो या हो सकती है वो पहले से आपको पता लग जाए कि आप क्या गलती कर सकते हो। डायरेक्टली मैं सॉल्व कर दूंगा तो आपको क्या गलती आपसे हो सकती है वो पता नहीं चलेगा। नवीन कुमार यादव, क्वेश्चन नंबर 22, 25.75 डिग्री सेल्सियस, गुड। 25.75। मोहम्मद फराज कुरैशी, गुड। नितेश रघुवंशी 21 का 25.7 नहीं, अच्छा हाँ ठीक है, आगे एक डिजिट और लिख दो, 75। नवीन कुमार सर 21 में अगर यूनिट भी लिखना हो तो नहीं यूनिट नहीं लिखना ना, क्योंकि डिग्री सेल्सियस, नवीन समझो, क्वेश्चन नंबर 21 में यूनिट नहीं लिखना है, क्योंकि आपसे बोला गया वो क्या वैल्यू है जो डिग्री
एन और डिग्री सेल्सियस में सेम आती है तो आप 100 ही लिखोगे ना। अब कोई डिग्री एन में बात करेगा तो डिग्री सेल्सियस या डिग्री एन लिखेगा, डिग्री सेल्सियस में बात करेगा तो डिग्री सेल्सियस लिखेगा। समझ रहे हैं? हमें तो नंबर लिखना है ना, वो नंबर क्या है जो डिग्री सेल्सियस या डिग्री एन में बताया जाए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 22 पे आ रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, आशीष रंजन 25.75, वेरी गुड। ठीक है, काफी लोग कर रहे हैं सॉल्व, तो गुड। देखिए अब अच्छा, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, फिर एक बात आपको समझाऊंगा अभी। एक क्वेश्चन नंबर 18 है, बड़ा ऐसा क्वेश्चन है जो जनरली कहीं भी आप देखोगे तो उसका एक्सप्लेनेशन उल्टा सीधा दिया होता है या तो आंसर गलत दिया होता है। तो उस बात को हम समझेंगे, क्या सही एक्सप्लेनेशन है, क्या सही आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। दी रीडिंग TA एंड TB फॉर 2 सेंटीग्रेड स्केल। सेंटीग्रेड स्केल के 2 थर्मोमीटर्स हैं, A और B। ग्रेडेड, ग्रेडेड का मतलब होता है कैलिब्रेटेड, कि जैसे आपने आइस पॉइंट पे रखा, जहां भी उसका लेवल रुका आपने मार्क किया और 0 लिख दिया। स्टीम पॉइंट पे रखा, जहां भी उसका लेवल रुका आपने मार्क किया और 100 लिख दिया। इसको ग्रेडिंग कहते हैं। ठीक, तो 2 थर्मोमीटर्स हैं A और B, इनकी रीडिंग रिलेटेड है इस इक्वेशन से, TA इज इक्वल्स टू L प्लस M इंटू TB प्लस N इंटू TB स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन है A और B थर्मामीटर की रीडिंग का, आपस में ये रिलेशन है। अब हमसे बोला कि आइस पॉइंट पे इनको ग्रेड किया गया, स्टीम पॉइंट पे इनको ग्रेड किया गया। तो जब आइस पॉइंट पे ग्रेड किया गया तो आप ऐसे समझो कि जब A की रीडिंग, भाई दोनों को आइस पॉइंट पे रखा और जहां भी उनका लेवल रोका वहां 0 0 मार्क कर दिया गया। यानी अब जब भी कभी A की रीडिंग 0 आएगी, B की रीडिंग भी 0 आएगी उस समय, क्योंकि आपने ही दोनों को आइस पॉइंट पे रखा और जहां भी उनका लेवल रुका था उसको 0 मार्क किया। तो दोनों का 0 जो है वो कहाँ है, वो आइस पॉइंट पे है। तो A में जब 0 आएगा, L प्लस M इंटू B में भी 0 आएगा, प्लस N इंटू TB स्क्वायर। ये तो यहां से आपको पता लग जाएगा कि L इक्वल्स टू 0। ये हमें एक टर्म पता लग गया। 3 कांस्टेंट है, L M N, एक कांस्टेंट हमें मिल गया। अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट हम कहेंगे कि A जब 100 है, क्योंकि स्टीम पॉइंट पे भी ग्रेडिंग की गई, कैलिब्रेट किया गया स्टीम पॉइंट पे, तो जब A को रखा, B को रखा, स्टीम पॉइंट पे जहां भी लेवल जाके रुका वहां आपने 100 मार्क कर दिया। यानी जब A 100 बताएगा तो इसका मतलब है, यानी A में जब लेवल 100 पे जाके रुकेगा और B में 100 पे जाके रुकेगा, तो दोनों का सिंपल मतलब होगा स्टीम पॉइंट की कंडीशन है। तो 100, L तो 0 है, M इंटू 100, M इंटू 100 प्लस N इंटू 100 स्क्वायर, 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो 1 इज इक्वल्स टू M, 100 से डिवाइड किया, प्लस N इंटू 100, ये आ जाएगा। दिस इज लेट अस से इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अभी भी 2 अननोन है, एक और इक्वेशन चाहिए हमको। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि भाई जब A रीडिंग देता है, व्हेन A रीड्स 51, थर्मोमीटर B रीड्स 50। A की रीडिंग जब 51 आती है तो B की रीडिंग 50 आती है। सो व्हेन A रीड्स 51, B रीड्स 50, B की रीडिंग 50 आती है। तो L तो 0 हो गया, M इंटू 50, M इंटू 50 प्लस N इंटू 50 स्क्वायर, N इंटू 50 स्क्वायर, ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 2। अब ये हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, 2 इक्वेशंस हैं और 2 अननोन है M और N। यहां से आप M और N सॉल्व कर सकते हो। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, M प्लस N इंटू 100, N इंटू 100 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, एंड देन यू कैन राइट दिस एज M इंटू 50, 50M प्लस 50 स्क्वायर इंटू N एंड माइनस 51 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2 इक्वेशंस हैं और हमारे पास 2 अननोन है। ठीक, हम सॉल्व कर सकते हैं इसको इजीली। इसको सॉल्व करेंगे हम मोड में, इक्वेशन वाला मोड यूज करेंगे। आप लोग आई होप कि जो इक्वेशंस वगैरह हैं उसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हो,
क्योंकि गेट में कैलकुलेटर अलाउड है तो इक्वेशन आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एमएस कैलकुलेटर भी हो सकता है, कई लोगों के पास ईएस कैलकुलेटर भी हो सकता है। तो मोड वाला जो बटन होता है इसमें, मोड वाला कैलकुलेटर में, मेरे पास तो ईएस कैलकुलेटर है, तो मोड वाला जो बटन होता है उसको आप प्रेस करोगे तो आपके सामने इक्वेशंस के ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। सो इक्वेशन का ऑप्शन ऐसे आ जाता है कि आप डिग्री 2 की इक्वेशन है या डिग्री 1 की इक्वेशन, यानी स्क्वायर वाली इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारे पास ये ऑप्शंस आ जाते हैं। सो नाउ राइट, तो इससे आप सॉल्व कर सकते हो कैलकुलेटर की मदद से। उससे क्या होता है, टाइम कम लगता है, और जनरली क्या होता है क्वेश्चंस में अगर कैलकुलेशंस हैं काफ़ी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, m और n की वैल्यूज यहां से सॉल्व करेंगे, m और n। अगर किसी ने सॉल्व किया तो जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताओ m और n की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, m की वैल्यू आ रही है, m की वैल्यू इट इज कमिंग आउट टू बी 1.04, 1.04, और n की वैल्यू आ रही है -4 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, वैसे सॉल्व भी कर सकते हो, बट मैंने आपको बताया जैसे कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो दैट इज बेटर फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस, टाइम आपको कम लगेगा। नाउ m की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई। अब अगर m और n की वैल्यू हमें पता है, वो वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख दे, इस इक्वेशन में रख दे, L पता है, M पता है, N पता है, तो हमें जो इक्वेशन मिल जाएगी वो देखो, TA इज इक्वल्स टू L, तो L तो 0 है, ये 0 हो गया, M इंटू TB यानी 1.04 इंटू TB प्लस N इंटू TB स्क्वायर। सो N कितना है, -4 इंटू 10 टू द पावर -4, -4 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू TB स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब ये इक्वेशन मिल गई हमको। अब बोला गया है डिटरमाइन द रीडिंग ऑन थर्मोमीटर A, थर्मोमीटर A पे रीडिंग डिटरमाइन करनी है व्हेन द थर्मोमीटर B रीड्स 25। तो अगर इसमें ये 25 है, अगर B की वैल्यू 25 है, TB की वैल्यू 25 है, तो यहां से जब आप TA निकालोगे तो TA विल कम आउट टू बी 21.75 डिग्री सेल्सियस, ये आ जाएगा। ठीक है, 21.75 डिग्री सेल्सियस आएगा इसका आंसर। अब कमेंट ऑन द क्वेश्चन विच थर्मामीटर इज करेक्ट। तो एक तो हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक और भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो कमेंट ऑन द क्वेश्चन विच थर्मामीटर इज करेक्ट, इस बात को बताइए। जिन्होंने सॉल्व नहीं किया था वो नोट कर लीजिए इसको, और मुझे इस बात का आंसर दीजिए कि कौन सा थर्मोमीटर सही है, इस पे कमेंट करिए। विपिन कुमार, अनुज, डीन जॉर्ज, एम एन की वैल्यू ठीक है, सही है एम और एन की वैल्यू। जिन लोगों का 25.75 आया है वो सही है। अब इसके थ्योरेटिकल पार्ट, इन गेट अवर कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। कैलकुलेटर अलाउ होता है, वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड होता है, मतलब ये वाला कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा आपको, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज के। अच्छा, किसी को नहीं पता तो बता दूं, ये कैलकुलेटर जो एमएस या ईएस वाला है, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज के कन्वेंशनल में, मेंस में अलाउड होता है, प्रीलिम्स में अलाउड नहीं होता कैलकुलेटर इंजीनियरिंग सर्विसेज के। गेट के एग्जाम में आपके पास वर्चुअल कैलकुलेटर होता है, वहां पे ये वाला कैलकुलेटर नहीं होता है। ठीक है, ये वाला कैलकुलेटर नहीं होता है। लोकेश कौशिक कह रहे हैं कि बी सही है, यानी थर्मामीटर बी सही है, और बाकी लोग
क्या सोच रहे हैं कौन सा थर्मोमीटर सही होगा? सो इस बात को समझने के लिए कि कौन सा थर्मोमीटर सही है, एक छोटा सा डिस्कशन हम करेंगे इस बात को समझने के लिए कि कौन सा थर्मोमीटर सही है। वरुण पानी। सो समझो कि आपने आइस पॉइंट पे कैलिब्रेट किया दोनों को, स्टीम पॉइंट पे दोनों को कैलिब्रेट किया, दोनों डिग्री सेल्सियस के थर्मामीटर्स, और बीच के जो सारे जगह हैं उसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जनरली ऐसा करते हैं, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया आपने। अब आप जब इसको कहीं लेके गए थर्मामीटर को, ए और बी दोनों थर्मामीटर आपके पास है, तो ए ने रीडिंग आपको बताई 21.75, बी ने आपको रीडिंग बताई 25। अभी दो रीडिंग आपके पास बताई, आपसे किसी ने पूछा कि भाई इसमें से कौन सी रीडिंग सही है। अब ये बताओ सही और गलत का फैसला किस बेसिस पे हो सकता है? सही और गलत का फैसला किस बेसिस पे हो सकता है? जब हमें पता है कि ये चीज सही है तो जो भी वो नहीं करेगा तो हम कहेंगे गलत कर रहा है। अगर मुझे ये पता है कि इस कमरे में टेम्परेचर 25 ही है, गारंटी के साथ मुझे पता है कि टेम्परेचर 25 है, तो अगर ये 25 दिखा रहा है बी वाला तो मैं कहूंगा बी सही है, ए गलत है। अगर मुझे गारंटी के साथ ये पता है कि इस कमरे में टेम्परेचर 21.75 है, कमरे में टेम्परेचर 21.75 है, तो अगर 21.75 टेम्परेचर है, सॉरी ये 21 कह रहा हूं मैं, सॉरी ये गलती हो गई, ये 25 होना चाहिए, ये लिख दिया मैंने 25 होना चाहिए, ठीक है, ये मेरी मिस्टेक थी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, 25.75 होगा, ठीक है, ये गलती से लिख दिया था 25.75 होगा। इनफैक्ट 25.75 जिन्होंने आंसर दिया उनको मैंने बोला भी था कि सही आंसर है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी जगह पे आपको गारंटी के साथ पता है कि 25.75 है और ए 25.75 दिखा रहा है, तो आप कहोगे ए सही है बी गलत है, क्योंकि बी तो 25 दिखा रहा है। तो सही और गलत को डिसाइड करने के लिए ये पता होना जरूरी है कि सही क्या है और गलत क्या है। आप ऐसे समझो कि जो ये सारेगामा और ये सब शोज होते हैं, इसमें कोई सिंगर गाना गाता है, अच्छा हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये अच्छा गा रहा है या बेकार गा रहा है, हम डिसाइड कर लेते हैं, इजीली डिसाइड कर लेते हैं। कैसे डिसाइड करते हैं? क्या हमने बहुत ज़्यादा म्यूजिक सीखा है, समझा है? कैसे डिसाइड करते हैं? आप देखोगे भले ही आपने म्यूजिक सीखा या समझा नहीं है, बट हर आदमी के अंदर सेंस होती है म्यूजिक की, एक सेंस है, बहुत डीप है, आपको पता भी नहीं कि वो है कहाँ, वो सेंस कहाँ है ये आपको पता भी नहीं। तो जब बाहर से कोई गाना गा रहा है, कोई म्यूजिक बजा रहा है, तो वो जब आप सुनते हो, वो जब आपके बहुत डीप पेनिट्रेट अंदर करता है, वहाँ जो सेंस है, वहाँ जो कॉन्शियसनेस है आपकी, उसको जितना सूद करता है तो आप कहते हैं बहुत अच्छा गा रहा है। अच्छा हमने सीखा नहीं है म्यूजिक, बट फिर भी हम डिसाइड कर पाते हैं, हम अपनी कॉन्शियसनेस को जो सूद कर रहा है उसके बेसिस पे हम कह पाते हैं अच्छा गा रहा है, बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा है हम कह रहे हैं बेकार गा रहा है। तो यहाँ सही गा रहा है, अच्छा गा रहा है, बेकार गा रहा है के लिए पैरामीटर क्या बना? हमारी इनर फीलिंग, वो पैरामीटर बनी, हमारी इनर फीलिंग। कोई फॉर्मूला तो है नहीं कि ये अच्छा गाना है या ये बेकार गाना गा रहा है, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो हमारे पास है नहीं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपको सही या गलत डिसाइड करना है तो पहले पता होना जरूरी है कि सही क्या है। कुछ लोग कहते हैं सर ये पॉइंट में है इसलिए हमें लग रहा है कि ये गलत होगा। पॉइंट नहीं है, ये बिल्कुल एक इंटीजर की वैल्यू है। अरे भाई टेम्परेचर पॉइंट में भी तो हो सकता है ना किसी जगह का, तो अगर किसी जगह का टेम्परेचर ये था तो ए गलत है, बी सही है। लेकिन अगर आपको ये पता नहीं है कि टेम्परेचर क्या था तो ये बताना पॉसिबल नहीं है, तो एक स्टेटमेंट लिखेंगे इसके नीचे, सब लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे, लिखिए नोट, लिखिए नोट, मोहित सर आर यू रिसीविंग माई मैसेजेस? बिल्कुल सर। प्लीज आस्क समवन टू कॉल। क्यों भाई, आपको कॉल क्यों करें?
सो एक नोट लिखेंगे, लिखिए, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट इन दिस केस, it is not possible to predict in this case that which thermometer is correct. It is not possible to predict in this case that which thermometer is correct. कौन सा थर्मामीटर सही है, इस केस में ये प्रिडिक्ट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एयर इन ए वेल इंसुलेटेड रूम, अच्छा कोई वेल इंसुलेटेड रूम है भाई, एक वेल इंसुलेटेड रूम है जिसमें कि एयर को सर्कुलेट किया जा रहा है, तो ये मैंने दिखा दिया, मान लो वेल इंसुलेटेड रूम इज सर्कुलेटेड बाई ए 0.50 हॉर्स पावर फैन, एक पंखा लगा हुआ है, जैसे मान लो कोई एक फैन है, ये स्टैंड है जिसपे पंखा लगा हुआ है, टेबल फैन टाइप का है सपोज, और इसको बाहर से इलेक्ट्रिकल सप्लाई जा रही है। अच्छा, इसमें इसकी मोटर की भी बात की गई है, तो हम इसको एक सेकेंड ऐसे दिखाएं कि इसकी मोटर वगैरह भी दिखा सकें, तो इसको ऐसे दिखाते हैं, ये इसकी मोटर है पंखे की, ये मान लो इसका स्टैंड है पंखे का, और ये मोटर है, ये शाफ्ट लगा हुआ है मोटर का शाफ्ट लगा हुआ है ये, और इसके आगे ये पंखा लगा हुआ है, ठीक है, ठीक। और बाहर से हम इसको एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एयर इन अ वेल इंसुलेटेड रूम इज सर्कुलेटेड बाय अ 0.50 हॉर्स पावर फैन ड्रिवन बाय 65% एफिशिएंट मोटर, ठीक, और फाइंड द रेट ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू द रूम, कमरे के अंदर एनर्जी किस रेट से आ रही है वो सप्लाई करना है, वो हमें फाइंड आउट करना है। मोटर डिलीवर्स 0.5 हॉर्स पावर ऑफ नेट शाफ्ट पावर टू द फैन, कहने का मतलब है ये मान लो इलेक्ट्रिकल पावर है, ये कह रहे हैं कि जो मोटर है वो जो शाफ्ट पावर डिलीवर करती है फैन को, शाफ्ट पावर जो फैन को डिलीवर करती है वो 0.5 हॉर्स पावर है, इतनी हॉर्स पावर डिलीवर करती है। हमें ये निकालना है कि रूम को कितनी एनर्जी सप्लाई की गई। देखो रूम को जो एनर्जी बाहर से सप्लाई हुई वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और ये 65% एफिशिएंट मोटर है, यानी जो भी एनर्जी सप्लाई की गई होगी रूम को, उसमें से इतनी तो शाफ्ट पावर इसने सप्लाई की होगी, बाकी क्या होगा भाई, बाकी हीट की फॉर्म में कमरे की हवा को रिजेक्ट की होगी इसने, कमरे की हवा को हीट की फॉर्म में, जब मोटर गर्म हो जाती है ना, आप देखते हो पंखा चलता है, तो सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो शाफ्ट पावर में कन्वर्ट नहीं कर रही है, वो हीट की फॉर्म में भी रिजेक्ट कर रही है, बट टोटल बाहर से एनर्जी आई डब्ल्यू डॉट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखो इसको हम करते हैं सॉल्व। सबसे पहले तो ये हॉर्स पावर में है, इसको किलोवाट में कन्वर्ट किया जाए। आपको ये पता होगा 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1 क्या होता है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वॉट, ये होता है 746 वॉट होता है, अगर किसी को नहीं पता तो याद कर लो, 0.746 करेंगे तो किलोवाट हो जाएगा, ठीक है, किलोवाट हो जाएगा। तो 0.5 हॉर्स पावर कितना होगा, 0.5 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 0.746 किलोवाट, याद आएगा। तो 0.5 या 0.5 इंटू 0.746 अगर किलोवाट बोले तो याद आएगा, ठीक है। अब आप देखो, अगर हमें मोटर की एफिशिएंसी लिखनी हो, एफिशिएंसी ऑफ मोटर, तो मोटर की एफिशिएंसी कैसे निकालोगे भाई, वो जो शाफ्ट पावर कन्वर्ट कर रही है डिवाइडेड बाई उसको जो इलेक्ट्रिकल पावर दी गई, आपने जितनी इलेक्ट्रिकल पावर दी उसमें से कितना शाफ्ट पावर वो डेवलप कर रही है। तो शाफ्ट पावर हमें पता है, शाफ्ट पावर हमें पता है ये इतना हो गया, और मोटर की एफिशिएंसी दी हुई है क्वेश्चन में 65% एफिशिएंट मोटर, यानी 0.65 फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 0.65, शाफ्ट पावर 0.5 इंटू 0.746 ये किलोवाट में अपॉन इलेक्ट्रिकल पावर। तो
इससे आपको ये मिल जाएगा कि कितनी इलेक्ट्रिकल पावर हमने सप्लाई की होगी। ये दिया हुआ है आंसर 0.574 किलो जूल पर सेकेंड यानी किलोवाट। ठीक है। अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट एज शोन बिलो, या दैट इज दिस, कंटेन्स एयर एट 250 किलो पास्कल। यानी कि अगर हम बात करें इनिशियल प्रेशर P1 एयर है 250 किलो पास्कल पे, 250 किलो पास्कल पे। अच्छा, एक और बात है इसमें, स्टॉपर्स प्लेस्ड हैं। सो वी हैव स्टॉपर्स प्लेस्ड हियर, यहाँ पे स्टॉपर्स प्लेस्ड हैं। नाउ स्टॉपर प्लेस होने का मतलब ये है कि इवन इफ द पिस्टन वांट्स, अगर पिस्टन चाहे भी तो इट कैन नॉट मूव अप, ऊपर नहीं जा सकता। सो इनिशियल प्रेशर हमें पता है, इनिशियल टेम्परेचर T1 इज 300 डिग्री सेल्सियस, और इसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 573 केल्विन। अब देखो अगर हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो 273.15 ऐड करते हैं, है ना, ये हमने डिस्कस भी किया है। बट जनरली क्या होता है, हम 0.15 को ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, 0.15 को ड्रॉप कर देते हैं। अब कैलकुलेशन में उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। सो ये हो गया टेम्परेचर। मास 50 किलोग्राम है पिस्टन का, तो पिस्टन का अगर हम मास देखेंगे, मास ऑफ पिस्टन दिस इज इक्वल्स टू 50 किलोग्राम, ये मास है पिस्टन का। हैज अ डायामीटर, तो डायामीटर ऑफ जो पिस्टन है दिस इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर, एंड इनिशियली पुशेस अगेंस्ट द स्टॉप्स। कहने का मतलब है कि इनिशियली जो पिस्टन है वो स्टॉप को पुश कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो प्रेशर इनटू एरिया फोर्स है वो वेट mg ऑफ द पिस्टन, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर P0 है तो P0 इंटू ए से थोड़ा ज़्यादा रही होगी, या एटलीस्ट उतनी तो होगी कि स्टॉपर के कांटेक्ट में है पिस्टन। ठीक है ना। सो पुश कर रहा है लिखा है तो इसका मतलब है थोड़ा सा ज़्यादा रही होगी, कि पिस्टन पे नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग रही होगी। अगर स्टॉपर की फोर्स को ना ध्यान दे तो ऊपर जाना चाहता होगा, बट स्टॉपर लगा है तो बची हुई जो नेट फोर्स का हिस्सा है वो स्टॉपर बैलेंस कर रहा होगा। ठीक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 100 किलो पास्कल, तो हमें P0 दिया हुआ है, P0 इज इक्वल्स टू 100 किलो पास्कल है, एंड दी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर T0 इक्वल्स टू 20 डिग्री सेल्सियस है। अगर डिग्री सेल्सियस में देखें, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 293 केल्विन आएगा ये। ठीक है। द सिलेंडर कूल्स एज हीट इज ट्रांसफर्ड टू द एम्बिएंट, एट व्हाट टेम्परेचर डज द पिस्टन बिगिंस टू मूव डाउन। ये सिलेंडर कूल होगा जैसे जैसे हीट एम्बिएंट को ट्रांसफर होगी। सो अगर हम देखें एम्बिएंट को हीट सपोज ट्रांसफर हो रही है, हीट रिजेक्ट हो रही है, तो सिलेंडर कूल होगा, सिलेंडर के अंदर जो एयर है वो कूल होगी। एयर कूल होगी तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर भी कम होगा। प्रेशर कम होगा तो इनिशियली अगर आप देखो, हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं पिस्टन का, फ्री बॉडी डायग्राम से मतलब क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है कि जो भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उसको हम शो करेंगे, सारे सपोर्ट को हटा के जो फोर्सेस एक्ट कर रही है उसको हम शो करेंगे। ठीक। सो अब अगर इस पिस्टन पे देखा जाए तो पिस्टन पे जो गैस का प्रेशर है वो लग रहा है, तो इनिशियल कंडीशन के लिए P1 प्रेशर है तो P1 इंटू एरिया ए फोर्स अपवर्ड लग रही है पिस्टन पे। ठीक है। वेट mg ऑफ द पिस्टन है, वेट mg ऑफ द पिस्टन, तो वेट mg ऑफ द पिस्टन ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, वेट mg ऑफ द पिस्टन, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, सो P0 इंटू एरिया ए ये एक्ट कर रहा है। इसको मैं थोड़ा ऐसे दिखा देता हूँ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लेते हैं P0 इंटू एरिया ए, ये ऐसे एक्ट कर रहा है। ठीक। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, क्योंकि ये स्टॉपर्स के कांटेक्ट में है पिस्टन, तो स्टॉपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। मान लेते हैं कि जो टोटल नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो टोटल नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R है सपोज, तो अगर टोटल नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R है तो R/2 दोनों साइड से लग रही होगी। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, R/2, ये R/2 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R/2,
सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ऐसे लग रही होगी, ठीक है। अब अगर इस सिचुएशन को आप देखो, इस सिचुएशन को अगर आप देखो तो इक्वेशन को मैं बैलेंस कर रहा हूं, इक्वेशन को बैलेंस करूंगा तो मुझे जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगा, P1 इंटू एरिया ए अपवर्ड डायरेक्शन में जो एक्ट कर रहा है, सो P1 इंटू एरिया ए अपवर्ड डायरेक्शन में, ये किसको बैलेंस कर रहा होगा, वेट mg ऑफ द पिस्टन डाउनवर्ड प्लस P0 इंटू ए डाउनवर्ड, इसको बैलेंस कर रहा होगा, प्लस R/2 एंड R/2 दैट इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R, ये इसको बैलेंस कर रहा होगा। अब अगर क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जाता अगर इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता, इसको सुनिएगा, इसको रोटेट कर दीजिए, ठीक, सॉरी हम ये बात कर रहे थे, अगर ये पूछा जाता क्वेश्चन में हमसे कि भाई इनिशियली नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितनी है, कितनी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है इनिशियली, सो हमें P1 पता है, आप देखो P1 प्रेशर पता है, एरिया ए हमको पता है, डायमीटर पता है ना, डायमीटर पिस्टन की पता है तो एरिया तो निकाला जा सकता है π/4 इंटू डी स्क्वायर, वेट पता है, मास पता है m, g 9.81, P0 हमें पता है, ए पता है, R अननोन था, R हम निकाल सकते थे, बट इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा नहीं हमसे, पूछते तो निकाल सकते थे। पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में पूछा है कि भाई ठीक है हम कूल कर रहे हैं, हम कूल करेंगे तो गैस का प्रेशर कम होगा। अच्छा गैस का प्रेशर कम होगा, ये P1 से कुछ लेटेस्ट से P1 माइनस समथिंग हो जाएगा, तो mg और P0 इंटू ए तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस बात पर डिपेंड करती है कि पिस्टन कितनी तेज धक्का मार रहा है। भाई अगर पिस्टन तेजी से धक्का मारेगा, अगर पिस्टन बहुत तेज धक्का मारेगा ऊपर की तरफ तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ज्यादा होगी। अब पिस्टन कब तेज धक्का मारेगा, पिस्टन तब तेज धक्का मारेगा जब गैस का नीचे प्रेशर इतना है कि वो mg और P0 इंटू ए से बैलेंस नहीं हो रहा है, तो जो एक्स्ट्रा फोर्स है उससे वो धक्का मारेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो भी इसके अलावा एक्स्ट्रा फोर्स होगी उसको बैलेंस करने के लिए आया होगा। अब आप क्या करोगे, जैसे जैसे इसको कूल करोगे, जैसे जैसे हीट रिजेक्ट करोगे तो गैस का प्रेशर कम होगा, गैस का प्रेशर कम होगा तो उसकी जो फोर्स है प्रेशर इंटू एरिया वो mg प्लस P0 से अगर पहले काफी ज्यादा थी अब धीरे धीरे उसके क्लोज आने लगेगी। जितनी गैस की फोर्स mg प्लस P0 इंटू ए के बराबर आने लगेगी उतना ही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की जरूरत कम पड़ेगी, क्योंकि जितनी फोर्स बराबर आएगी उतना ही पिस्टन धक्का कम मारेगा, स्टॉपर्स को उतना ही धक्का कम मारेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की जरूरत हमें उतनी ही कम पड़ेगी। बात समझते हैं? तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कम होती जाएगी। अच्छा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कम होती जाएगी, एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे आएगा जब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जीरो हो जाएगी। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जीरो कैसे होगी? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जीरो ऐसे होगी कि जो गैस धक्का मार रही है पिस्टन को, जब उसका प्रेशर कम होते होते इतना हो गया, बस इतना हो गया कि mg इंटू P0 ए को बैलेंस कर सकता है, वो mg इंटू P0 ए को बैलेंस कर सकता है, तो जस्ट अभी कांटेक्ट में तो है बट धक्का मारना बंद कर दिया, धक्का मारना बंद कर दिया। इसके बाद जब आप कूल करोगे, इसके बाद कूल करोगे तो प्रेशर जैसे ही कोशिश होगी mg प्लस P0 इंटू ए से कम होने की, मतलब प्रेशर इंटू एरिया फोर्स जैसे ही कोशिश होगी mg प्लस P0 इंटू ए से कम होने की, वैसे ही क्या होगा, वैसे ही पिस्टन का डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ? तो हमें देखो जो क्वेश्चन है ना, जैसे पिस्टन है उसके ऊपर स्टॉपर लगे हुए हैं, ऐसी कंडीशंस के क्वेश्चन कई बार आए, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी आया, फॉरेस्ट सर्विसेज में भी आया है, गेट में भी आ चुका है। इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन है गेट में जिस साल ये क्वेश्चन आया था ना, कई बार देखो ऐसा होता है, उसी ईयर वर्कबुक में इसको ऐड किया था, इस क्वेश्चन को जिस साल गेट में आया था, मुझे ईयर याद नहीं है, 3 साल पहले की शायद बात है, उसी साल वर्कबुक में ऐड किया था, उसी साल इसको डिस्कस किया था और उसी साल ये क्वेश्चन आ गया था गेट में। इसका डेटा थोड़ा सा बस चेंज था। ठीक है, मेन बात यह है कि हमें सिचुएशंस कवर करनी है। तो अगर हम ये देखें, अब हमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि सिलेंडर कूल्स एज हीट इज ट्रांसफर टू द एम्बिएंट, एट व्हाट टेम्परेचर डज द पिस्टन बिगिंस टू मूव डाउन। किस टेम्परेचर पे पिस्टन मूवमेंट स्टार्ट करेगा? तो मैं ये देख लेता हूं ना, कौन से प्रेशर पे पिस्टन मूवमेंट डाउनवर्ड स्टार्ट करेगा। इस बात को वैसे तो मैंने लिख दिया है, क्लियरली समझा भी दिया है, बट कितना अच्छा हो अगर हम इसको एक डायग्राम पे भी देखें। अगर हम इसको एक डायग्राम पे देखें,
जो पीवी डायग्राम है, तो देखो उस पे भी आपको दिखाता हूं। पीवी डायग्राम पे क्या दिखा रहा हूं समझेंगे, और उसके बाद कई सिचुएशंस दूंगा जिसको पीवी डायग्राम पे आपको रिप्रेजेंट करना होगा। समझना इस बात को। इनिशियली जब ये कूल हो रहा है, जब हम इसको कूल कर रहे हैं इनिशियली, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है भाई, पिस्टन तो नीचे आएगा नहीं। इनिशियली प्रेशर कम होता जा रहा है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर कम हो रहा है इनिशियली। ये मान लो 0.1 है, तो इनिशियली क्या हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर कम हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर कम होता जा रहा है। ये है कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर कम होता जा रहा है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर कम होता जा रहा है, तो हम पहुंचे 0.2 पे। 0.2 क्या है? 0.2 वो पॉइंट है जब प्रेशर इतना कम हो जाएगा कि वो जस्ट mg प्लस पी नॉट इंटू ए को बैलेंस करने लगे। तो मैं लिख देता हूं P2 इंटू ए इक्वल्स टू क्या है, mg प्लस पी नॉट इंटू ए। अभी इसको निकालेंगे P2 को। उसके बाद भी अगर आपने कूल किया, आप सोच के बताओ, अगर उसके बाद भी आपने कूल किया इसको, तो अब स्टॉपर की नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो जीरो हो गई, खत्म हो गया स्टॉपर से कांटेक्ट। उसके बाद जब आप कूल करोगे तो जो भी वेरिएबल फोर्स थी वो तो हट चुकी है, अब वो तो है नहीं। उसके बाद आप कूल करोगे तो ये तो कांस्टेंट रहेगा। गैस का प्रेशर जैसे ही कम होगा आपके कूल करने से, वैसे ही क्या होगा, पिस्टन नीचे मूव करेगा, यानी गैस को कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, ताकि mg इंटू पी नॉट के बराबर तो एटलीस्ट फोर्स गैस डेवलप करे ही, क्योंकि ये तो अब कांस्टेंट है, अब ये तो बदलने नहीं वाली। तो बार बार इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए जैसे जैसे पिस्टन नीचे जाएगा, प्रेशर गैस का ऑलमोस्ट उतना ही चाहिए होगा जो mg इंटू पी नॉट को बैलेंस कर सकता है। ठीक है, तो ये इसके बाद की जो प्रोसेस होगी वो ऐसे होगी, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, ये होगा। समझ गए बात को? तो ये इनिशियल कंडीशन है, V1 और V2 सेम है। अब मैं यहां से P2 निकाल रहा हूं। P2 निकालने के लिए मैं लिख रहा हूं P2 इंटू एरिया ए। एरिया ए क्या है, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। डायमीटर कितना है, देखो डायमीटर है 0.1, सो पाई बाई 4 इंटू 0.1 होल स्क्वायर। ठीक है, मुझे प्रेशर चाहिए किलो पास्कल में। मुझे यूनिट क्या चाहिए, मुझे प्रेशर की यूनिट चाहिए किलो पास्कल में, किलो पास्कल में चाहिए। किलो पास्कल का मतलब होता है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब होता है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, और पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर एरिया है, मैंने भाई मीटर में रखा है, तो ये यूनिट आ रही है मीटर स्क्वायर, यानी इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट क्या बनेगी, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, यानी किलो न्यूटन यूनिट बन रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। इज इक्वल्स टू m मास ऑफ द पिस्टन 50 किलोग्राम, मास है 50 किलोग्राम, इंटू जी क्या है 9.81, जी क्या होता है 9.81। अब आप याद रखोगे, जब भी कभी mg जैसे पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है तो mgz होता है, और ग्रेविटी फोर्स की बात होती है तो mg होता है। mg लिखोगे तो फोर्स आएगी, mgz लिखोगे यानी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एनर्जी आ जाएगी। mg जब आप लिखते हो तो जो यूनिट आती है, अगर मास किलोग्राम में आपने लिया तो जो यूनिट आती है वो न्यूटन आती है, किलो न्यूटन नहीं आती। याद रखना है आपको। आप कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा? आपको पता ऐसे लगेगा कि भाई दो ही चीजें हैं पूरी थर्मोडायनेमिक्स में जिनमें ऐसा होता रहता है, जिसको हम यूनिट्स को एडजस्ट करते रहते हैं पूरी थर्मोडायनेमिक्स में। एक काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशंस को, और एक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या mg को। mg कहो तो न्यूटन आएगा, और mgz कहोगे तो जूल आएगा, मतलब वो किलो जूल नहीं आएगा फिर। तो इसकी यूनिट को एडजस्ट करने के लिए हमने क्या किया, हमने मल्टीप्लाई किया 10⁻³ से। क्यों मल्टीप्लिकेशन ये करना पड़ा? ताकि हम इसकी यूनिट को किस में एडजस्ट कर पाए, हम इसकी यूनिट को एडजस्ट कर पाए किलो न्यूटन में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, किलो न्यूटन में एडजस्ट किया। जैसे काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं ना, ½ mc², c मतलब वेलोसिटी, तो उसकी यूनिट भी अगर आप मास ले रहे हो किलोग्राम में, c की वैल्यू ले रहे हो मीटर पर सेकंड में, तो उसकी यूनिट भी जो आती है वो यूनिट आती है किलो जूल नहीं आती, उसकी यूनिट आएगी जूल। तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये ऐसे आपको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी थर्मोडायनेमिक्स में यूज होता रहेगा बार बार, और आगे थर्मल के सब्जेक्ट्स में ना, तो आपको अपने आप ही याद हो जाती हैं ये चीजें।
जैसे पी नॉट अब हमें पता है 100 है, दिया हुआ है क्वेश्चन में पी नॉट 100 है, ये फिर वही किलो पास्कल में है इंटू एरिया π/4 इंटू डी स्क्वायर, π/4 इंटू डी स्क्वायर यानी 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से P2 आएगा, P2 जिसने भी सॉल्व किया हो P2 की वैल्यू आप बताओ कि P2 कितना आ रहा है। ये जो यूनिट है क्या आ रही है, ये यूनिट आ रही है किलो पास्कल इंटू मीटर स्क्वायर यानी कि किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, तो किलो न्यूटन आ जाएगी ये यूनिट बैलेंस हो गई हमारे पास। ठीक, तो यूनिट का इसमें ध्यान रखना था, हमने ध्यान रखा, यूनिट बैलेंस हो गई। अब हमें P2 की वैल्यू निकालनी है, तो P2 की वैल्यू जल्दी से निकाल के बताइए जिन्होंने भी निकाला है P2 को। अच्छा, अभी किसी ने रिप्लाई नहीं किया है। 162 अविनाश, गुड अविनाश। अदिति 162.45, ठीक है, गुड। सो P2 इज 162.45 किलो पास्कल, 45 किलो पास्कल। ठीक है, ये आ गया P2 प्रेशर। ठीक, अब कुछ लोगों ने लंबे चौड़े कुछ लिखा हुआ है, अब वो अभी मैं डिस्कशन कर लूँ फिर देखूंगा। इतना लंबा चौड़ा लिख देते हैं, लिखने देखने में भी टाइम जाता है उसमें, तो जब लोग नोट करेंगे तब आपके पास हम आएंगे, आप चिंता मत करो। P2 इक्वल टू 162.45 किलो पास्कल, ये प्रेशर मिल गया हमको। ठीक है ना, ये प्रेशर मिल गया हमको, ये वैल्यू मिल गई 1 से 2। अब 162.45 किलो पास्कल ये प्रेशर है, 162.45, और ये किस में, ये किलो पास्कल में, दिस इज इन किलो पास्कल। अब आप देखो, अब मुझे अगर पॉइंट जैसे 2 है, ये 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट पे मुझे टेम्परेचर निकालना है, टेम्परेचर भी निकालना है, प्रेशर निकाल लिया मैंने। अब टेम्परेचर मैं कैसे निकालूंगा? टेम्परेचर निकालने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम देखें 1 से 2 जो प्रोसेस हो रही है उसके लिए अगर हम देखें तो आइडियल गैस है, आइडियल गैस है, हम मानते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया, इसमें आई थिंक एयर दिया ना, हाँ एयर दिया हुआ है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि आइडियल गैस एजम्पशन आप कब हमेशा ले सकते हो, जब भी कभी वो सब्सटेंस हो जो नॉर्मली गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2, N2, CO2, एयर, हीलियम, हाइड्रोजन, आर्गन, इनमें से कोई भी। तो आइडियल गैस PV इज इक्वल्स टू MRT, ये होगा। अब 1 से 2 अगर आप देखोगे, 1 से 2 देखो ग्राफ से क्या होता है, बिल्कुल सामने विजुअलाइजेशन होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, मास सेम है, गैस सेम है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2। ठीक है, ये कैसे आता है, 1 रख के सबस्क्रिप्ट इक्वेशन में रख दो, फिर 2 रख के रख दो, डिवाइड कर दो। P1 इनिशियल प्रेशर में दिया हुआ था, इनिशियल प्रेशर क्या दिया हुआ था इनिशियल प्रेशर वॉज कहाँ गया, 250 किलो पास्कल। बोर्ड शाइन करता है कभी कभी, तो यहाँ से दिखाई नहीं देता, लाइट शाइन करती, 250, और ये हमने देख लिया 162.45। ठीक है, ये हो गया, इज इक्वल्स टू T1 573। अच्छा, कोई ये नहीं कहेगा कि सर T2 तो हमें निकालना है डिग्री सेल्सियस में, ऐसे भी लोग होते हैं, वो ये कहते हैं भाई T2 निकालना है डिग्री सेल्सियस में, तो T1 को भी रख दो सीधा डिग्री सेल्सियस में, क्या फर्क पड़ता है, उससे फर्क क्या पड़ता है? तो ऐसे लोगों को फर्क पड़ता है एग्जाम में जाके, अभी फर्क नहीं पड़ता इनको फर्क पड़ता है एग्जाम में जाके। आपको ध्यान रखना है कि ये जो इक्वेशन है ये इस हिसाब से बनाई गई है कि इसमें टेम्परेचर केल्विन में रखा जाए, प्रेशर एब्सोल्यूट रखी जाए वैल्यू, गेज वेज प्रेशर ना रखा जाए। ठीक, तो अगर कहीं इक्वेशन बनाई जाती है जहां टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में रखना होता है तो वो इक्वेशन ऐसे बनाई जाती है, ऐसे बनाई जाती है T + 273.15, फिर वो इक्वेशन ही अलग हो जाती है, ऐसे बनती है इक्वेशन। तो आप रखोगे केल्विन में और उसके बाद सॉल्व करोगे, फिर कन्वर्ट करोगे डिग्री सेल्सियस में, तो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से बच नहीं पाओगे आप। T2 की वैल्यू आ जाएगी, T2 की वैल्यू कितनी आ रही है बताइए? T2 आ रहा है 372.34, गुड आप लोग बता ही रहे हो, तो 372.34 केल्विन, तो मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और इसी को डिग्री सेल्सियस में अगर कैलकुलेट करना है तो 273 माइनस कर देंगे इसमें से,
माइनस कर देंगे, हमें मिल जाएगा 99.34 डिग्री सेल्सियस, ये आ जाएगा। ठीक है, सो ये हमें मिल गया टेम्परेचर, ये हमें मिल गया टेम्परेचर फाइनली। और नोट आपको करना है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देखते हैं क्या गुल खिला रहे हैं लोग। मयंक चौधरी सर 99.28 डिग्री सेल्सियस, हाँ ठीक है, सही है वो। मोनूपाल 99.12, ठीक है। लोकेश कौशिक, बोर्ड रिफ्लेक्ट करता है। अरे ये तो मैंने बोला था, आप क्यों कह रहे हो? क्योंकि मेरा एंगल अलग होता है, आपका एंगल अलग है, कैमरा एंगल से रिफ्लेक्ट नहीं करता। विकास कुमार T 99.22 सही है। मयंक चौधरी 273.15 ले लिया था, इसलिए 99.28 आ रहा। हाँ ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है उतना, कोई इशू नहीं है। कुछ डाउट पूछ रहे हैं भाई, एक सेकंड वर्कबुक देखूं। सिद्धार्थ सिंह बोल रहे हैं सर, क्वेश्चन में 250 mm दिया है, उसका यूज करके आंसर नहीं आ रहा। वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू 0.25 इंटू P2 इंटू वॉल्यूम इक्वल्स टू MRT से आंसर नहीं आ रहा। ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई सिद्धार्थ सिंह? 250 mm कहाँ दिया हुआ है? 250 mm ये, अच्छा इसकी लेंथ दी है, गैस कॉलम की लेंथ दी है 250 mm। तो 250 mm इंटू क्या एरिया, इससे वॉल्यूम निकालने की कोशिश कर रहे हो। तो इससे जब आप वॉल्यूम निकालोगे भाई 250 mm से, चलो मैं बता देता हूँ ये बात। नवीन कुमार सर, लेकिन न्यूमेरिकल NAT क्वेश्चन की कैलकुलेशन में 273.15 पूरा लेना पड़ेगा ना। नवीन, जनरली क्या होता है कि जो रेंज दी जाती है ना उसमें, वो इस हिसाब से दी जाती है कि 273 लिया जाए तो भी आंसर रेंज में आ जाता है। बट फिर भी आपको 273.15 लेके चलो, उसमें तो कोई हर्ज नहीं है, वो तो है ही। नवीन कुमार, गैस कांस्टेंट की ज़रूरत नहीं है भाई, इसमें गैस कांस्टेंट की ज़रूरत नहीं है, आर तो कैंसिल आउट हो रहा है ना। मैं एयर की प्रॉपर्टीज़ भी आप लोगों को बता देता हूँ। अब देखिए, सिद्धार्थ सिंह एक भाई डाउट पूछ रहे हैं, वो डाउट मैं बता दूं। क्या ये डाउट पूछ रहे हैं, हो सकता है ऐसा कारनामा कोई और भी कर रहा हो। क्या डाउट पूछ रहे हैं मैं बता देता हूँ। वो ये डाउट पूछ रहे हैं कि सर ये जो है क्वेश्चन में, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ ताकि आपको बोर्ड दिखता रहे। सर ये जो है क्वेश्चन में ये 250 mm है, ये 250 mm है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि सर ये लेंथ हो गई और इसकी डायमीटर भी हमें पता है, डायमीटर है 0.1 मीटर, तो इसका यूज़ करके वॉल्यूम आ जाएगा। बिल्कुल सही है भाई, वॉल्यूम आ जाएगा इसका यूज़ करके। लेकिन उस वॉल्यूम का क्या करोगे आप, उस वॉल्यूम का करोगे क्या? तो वो PV इक्वल टू MRT रखना चाह रहे हैं इसमें, PV इक्वल टू MRT। तो जब आप PV इक्वल टू MRT रखते हो तो उसके लिए मास क्या लोगे?
मास क्या लोगे, 50 किलोग्राम ले लोगे मास। मास एयर का होगा कि पिस्टन का हो जाएगा, इक्वेशन एयर की यूज करोगे तो पिस्टन का मास थोड़ी आएगा, ठीक है। और टेम्परेचर इनिशियली, चलो टेम्परेचर हमें पता है, आर मैं अभी प्रॉपर्टीज भी बता दूंगा, नहीं पता किसी को एयर की तो सारी प्रॉपर्टीज बता दूंगा, वैसे इसमें यूज नहीं है आर का। वॉल्यूम, वॉल्यूम चलो आपने ऐसे निकाल लिया, ये V1 भी होगा और V2 भी होगा। प्रेशर P1 पता ही है आपको। अच्छा, यहाँ से अगर ये प्रेशर P1 पता है तो यहाँ से हमें V1 अगर वॉल्यूम मिल जाए, मास, लेकिन मास हम निकाल सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन आपने शायद इक्वेशन लिखी है P2 से, ऐसे लिखा है ना, एक सेकेंड, इन्होंने इक्वेशन ऐसे लिखी है P2 इंटू V इज इक्वल्स टू MR इंटू T2, ये लिखा हुआ है। बट इसके लिए आपको P2, भाई देखो इस इक्वेशन में तो P2 जो है वो भी अननोन है और T2 भी अननोन है, P2 भी अननोन है, T2 भी अननोन है, तो या तो आप पहले इस मेथड से P2 निकालो, रखो इसमें, फिर आप T2 निकालो। तो T2 निकालने के लिए क्या करोगे, वॉल्यूम निकालोगे ऐसे, मास गैस का निकालोगे, कौन सी इक्वेशन से, यहाँ से निकालोगे मास गैस का, आर रखोगे, एयर के लिए मैं बता भी देता हूँ, नहीं पता तो 0.287 होता है, आ जाएगा T2। सिद्धार्थ सिंह समझ में आ गई बात? सिद्धार्थ सिंह बात समझ में आ गई? उदित कुशवाहा, सर इस न्यूमेरिकल में एनर्जी एनालिसिस का क्या रोल है? कोई रोल नहीं है इसमें, एनर्जी एनालिसिस का एज सच तो कोई रोल नहीं हमने यूज़ किया, बट हमने जो एनर्जी एनालिसिस में डिस्कशंस किए हैं ना, उस बात का इस्तेमाल किया है कि कैसे कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगी प्रोसेस, फिर बाद में कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगी। चंदन कुमार, सर मेरा स्टार्टिंग का क्लास अटेंड नहीं कर पाया हूँ, हॉस्पिटलाइज हो गया था, अभी समझ आ गया। ओके, ठीक है, ठीक। और शुभम कुमार, सर काइंडली एक्सप्लेन वाई प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट आफ्टर पॉइंट टू के बाद प्रेशर कांस्टेंट कैसे रहता है? बता देता हूँ मैं, क्योंकि ये एक और भी पूछ रहे हैं कोई। ठीक है, एक बार देख लो अगर किसी को इस चीज़ में डाउट है तो, और नोट कर लिया हो आप लोगों ने तो बता देना, क्योंकि इससे रिलेटेड ना मुझे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं आपसे, इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चंस बन सकते हैं इस कंसेप्ट पे उनको डिस्कस करना है। तो बोर्ड विजिबल रहे इसलिए मैं थोड़ा साइड में हूँ, लेकिन जिनको भी ये डाउट है कि भाई पॉइंट 2 के बाद प्रेशर कांस्टेंट कैसे रहेगा, तो पॉइंट 2 के बाद प्रेशर कैसे कांस्टेंट रहेगा इस बात को समझो आप। जब हम कूल कर रहे हैं, जब हम कूल कर रहे हैं 1 से, तो 1 से 2 तक वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कम होता जाएगा, ये इक्वेशन में प्रेशर कम होता जाएगा, और जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है R वो कम होता जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जब जीरो हो जाएगा, कब जीरो होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स? जब वेट जब वेट mg और P नॉट इंटू ए को जस्ट गैस का प्रेशर इंटू एरिया ए फोर्स बैलेंस कर लेगा, ठीक है। उसके बाद जब आप कूल करोगे तो प्रेशर कम होने की कोशिश होगी। अच्छा, प्रेशर कम होने की कोशिश हुई जैसे ही, इसका मतलब क्या है, mg इंटू पी नॉट ए ज़्यादा है, मतलब mg इंटू पी नॉट ए की जो भी वैल्यू है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जीरो हो गया, mg इंटू पी नॉट ए की जो भी वैल्यू है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जीरो हो गया। अब ये P2 उससे भी कम होना चाह रहा है, जैसे ही उससे कम होना चाहेगा तो ये फोर्स ज़्यादा लगेगी आपको, और जो प्रेशर है गैस का वो कम हो रहा है, तो क्या होगा, नेट फोर्स नीचे आएगी, नीचे आएगी तो पिस्टन नीचे मूव करेगा, पिस्टन लेकिन जैसे ही नीचे मूव करेगा तो गैस का कंप्रेशन होगा, गैस का कंप्रेशन होगा, मॉलिक्यूल जो हिट कर रहे थे, भाई वॉल्यूम कम होने से क्या होता है, वॉल्यूम कम होने से होता ये है कि जो मॉलिक्यूल जितनी जगह में बिखरे थे उससे कम जगह में बिखरते हैं, तो यूनिट एरिया के हिस्से ज़्यादा मॉलिक्यूल आ जाते हैं, यूनिट एरिया के हिस्से टकराने वाले मॉलिक्यूल बढ़ जाते हैं। तो होगा क्या कि जैसे ही पिस्टन नीचे आएगा, भाई अब पिस्टन की कोशिश क्या है, देखो पिस्टन की कोशिश है वो कहेगा इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हमने समझा था
कि इसके बाद क्या होगा, आप कूल करना चाहोगे, प्रेशर कम होने की जैसे ही कोशिश होगी, पिस्टन नीचे आके उसको उतना ही कर देगा जितना mg और P नॉट इंटू ए को बैलेंस करने के लिए चाहिए। तो बार बार कोशिश होती रहेगी कम होने की, आप हीट रिजेक्ट कराते रहोगे, पिस्टन आता रहेगा, प्रेशर जो अंदर है वो P नॉट इंटू ए प्लस mg को बैलेंस करने के लिए जो चाहिए उसी के आसपास फ्लक्चुएट करता रहेगा। इसी को हमने कहा कि हम कांस्टेंट प्रेशर मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहां ये सिचुएशन है, अब समझो हम सिचुएशंस को डील करना सीख रहे हैं, जरूरी तो नहीं कि यही सिचुएशन आ जाए, हमारे पास जो सिचुएशंस होती हैं उसमें ऐसे भी हो सकता है कि एक ये सिचुएशन है जिसमें स्टॉपर पिस्टन के ऊपर लगे हुए हैं और स्टॉपर के कांटेक्ट में पिस्टन है। ठीक, ये हमने डिस्कस किया। अब देखो, अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसी सिचुएशन को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, ये सिचुएशन मान लो जो थी ये 1 थी क्वेश्चन की सिचुएशन, अब इसी में हम कुछ और सिचुएशंस लेते हैं और आपको करना क्या होगा, आपको सारी सिचुएशन का पीवी डायग्राम बना के मुझे दिखाना होगा। सिचुएशन 2, सिचुएशन 3, सिचुएशन 4। ठीक, अब सबको तो हम सॉल्व करने जा नहीं सकते सारी चीजों को, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पीवी डायग्राम बना के देखेंगे। ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है मान लो, और ये जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, सिचुएशन 2 की हम बात कर रहे हैं, ये जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हमने जो स्टॉपर है, हमने कहा भाई स्टॉपर इसके कांटेक्ट में नहीं, स्टॉपर यहाँ लगा, ऊपर ही लगा है स्टॉपर, बट स्टॉपर इसके कांटेक्ट में लगा है, स्टॉपर इसके कांटेक्ट में नहीं है, ऊपर लगा हुआ है। ठीक, अब सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जब ऐसा क्वेश्चन वो देंगे तो वो हीट एडिशन देना पसंद करेंगे कि हीट रिजेक्शन देना पसंद करेंगे। क्वेश्चन बनाने वाले की नज़र से सोचो कि अगर वो ऐसा क्वेश्चन देगा, सोचो आप लोग, तो वो हीट एडिशन देना पसंद करेगा कि हीट रिजेक्शन देना पसंद करेगा। मैं तब तक पीवी डायग्राम यहाँ कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर रहा हूँ, सोचो इस बात को कि हीट एडिशन देना पसंद करेगा कि हीट रिजेक्शन देना पसंद करेगा वो। ठीक, अब ऐसा ही मान लो हमारे पास केस 3 हो कोई, ऐसा ही मान लो हमारे पास केस 3 हो। ठीक है, टू भी कॉपी हो गया ये, ये सोचते जाना है आपको, और इस सारे केसेस को मैं एक एक करके डिस्कस कर रहा हूं। स्टॉपर्स की पोजीशन को हम थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज करते रहेंगे सारे केसेस में, स्टॉपर की पोजीशन को चेंज करते रहेंगे हम। और स्टॉपर की पोजीशन को मैं कैसे दिखा रहा हूं, और आपको क्या सोचते जाना है, जैसे इसमें मैंने पूछा क्वेश्चन बनाने वाला, डायग्राम तो बनाएंगे, क्वेश्चन बनाने वाला हीट एडिशन देना पसंद करेगा कि हीट रिजेक्शन देना पसंद करेगा। ऐसे ही केस 3 में मैं क्या कर रहा हूँ, केस 3 में मैं ये कह रहा हूँ कि स्टॉपर लगा है और पिस्टन स्टॉपर के कॉन्टैक्ट में भी है, बट स्टॉपर नीचे लगा हुआ है, नीचे सपोर्ट लगी हुई है ये। और केस 4 में मैं क्या कह रहा हूँ, केस 4 में मैं कह रहा हूँ कि स्टॉपर लगा है, नीचे लगा है पिस्टन के, बट कांटेक्ट में नहीं है ये सारे जो
केसेस हैं, इसमें हीट एडिशन किस में देना पसंद करेगा, किस में हीट रिजेक्शन देना पसंद करेगा, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों ने हीट एडिशन बोला है सर, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस विल बी देयर, हीट एडिशन गुड। देखो क्या होगा कि हीट रिजेक्शन अगर दोगे तो ऐसा नहीं कि हीट रिजेक्शन से क्वेश्चन नहीं बन सकता, समझो। अगर इसमें हीट रिजेक्शन दे वो तो क्या होगा, हीट रिजेक्शन से क्या होगा, पिस्टन, भाई पिस्टन जो भी गैस का प्रेशर इनटू एरिया ऑफ ए फोर्स था, पिस्टन का वेट mg और सराउंडिंग पी नॉट इंटू ए जो फोर्स था वो बैलेंस था। तो जब हीट रिजेक्ट होगी तो प्रेशर कम होने की कोशिश होगी, एक्सटर्नल फोर्सेज अब चेंज हो नहीं रहे, एक्सटर्नल फोर्स चेंज नहीं हो रहे, हीट रिजेक्शन हो रहा है, तो कांस्टेंट प्रेशर कंप्रेशन होने लगेगा। तो एक ही प्रोसेस होगी बस, कांस्टेंट प्रेशर होती जाएगी जब तक पिस्टन नीचे आता रहेगा। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि भाई कुछ प्रोसेस ऐसी हो जो सिग्निफिकेंट थोड़ा सा प्रॉब्लम ऐसा बने कि अच्छा प्रॉब्लम बने, तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि भाई थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम बने तो मैं कहूँगा हीट एडिशन देते हैं इसमें, हीट एडिशन, ठीक है। हीट एडिशन के साथ डायग्राम बनाना है हमको, पीवी डायग्राम। अब देखो हीट एडिशन के साथ डायग्राम कैसे बनेगा। हीट ऐड होती जाएगी तो जब तक ये स्टॉपर के कांटेक्ट में नहीं आ रहा तब तक गैस के अलावा जो भी फोर्स है वो क्या है, mg और पी नॉट इंटू है। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में एक्सटर्नल फोर्स चेंज नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी चेंज तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होती रहेगी। आप हीट करते जा रहे हो, कब तक एक्सटर्नल फोर्स चेंज नहीं होगी, जब तक ये यहाँ नहीं पहुंचेगा, तो कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन होगा, कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन। देखो आपने जो सोचा है वो सही है कि नहीं है, मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोगों ने भी ड्रॉ किया होगा। तो इनिशियली कुछ प्रेशर है, कुछ वॉल्यूम है, और जैसे जैसे हम हीट करते जा रहे हैं प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। ये हो गया स्टेट 1 और ये हो गई स्टेट 2। स्टेट 2 में किसको कह रहा हूँ, स्टेट 2 में उसको कह रहा हूँ कि जब पिस्टन हमारा इसके कांटेक्ट में आ जाता है, वो स्टेट 2 हो गई। अच्छा कोई कहेगा भाई इसके बाद भी हीट करते रहे हम, इसके बाद भी हीट करते रहे, तो अगर हम इसके बाद भी हीट करते रहे तो इसके बाद क्या होगा, भाई पिस्टन यहाँ पहुँच गया अब आप हीट करोगे तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बढ़ती जाएगी, गैस का प्रेशर बढ़ता जाएगा, बट मूवमेंट नहीं हो सकता पिस्टन का, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो ये आ गए हम, इसके आगे ये प्रोसेस होगी, ठीक है। ये बात समझ में आई। इस बात में अगर कोई हमसे ये बोल दे कि मैं इसमें हीट ऐड कर रहा हूं और कितना वर्क गैस करेगी वो निकाल दो, कितना गैस वर्क करेगी वो निकाल दो। मान लो कोई आपको इनिशियल, समझो ये क्वेश्चन बनेंगे ऐसे, तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे तो कोई ये बोलेगा कि भाई इनिशियल टेम्परेचर T1 दिया हुआ है, ठीक, इनिशियल टेम्परेचर T1 दिया हुआ, मान लो T1 का वैल्यू है 20 डिग्री सेल्सियस, सपोज किसी ने बोल दिया इनिशियली 20 डिग्री सेल्सियस है गैस का टेम्परेचर, ठीक। अब आपसे उसने बोला कि हम हीट ऐड कर रहे हैं, हम हीट ऐड करते जा रहे हैं, हम हीट ऐड तब तक करते जा रहे हैं जब तक कि टेम्परेचर गैस का T2 इक्वल टू लेट अस से 100 डिग्री सेल्सियस नहीं हो गया। T2 की बजाय इसको मैं T फाइनल कह देता हूँ, T फाइनल 100 डिग्री सेल्सियस नहीं हो गया, हम तब तक हीट ऐड करते रहे। अब ये बताओ कि गैस ने कितना वर्क किया होगा ये पूरी प्रोसेस में। हम कहेंगे भाई देखो आप जो हीट ऐड कर रहे थे पहले उससे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होती गई होगी, तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस 1 से 2 ही होगी, तो वर्क तो इसी में हुआ होगा, उसके बाद तो फिर कांस्टेंट वॉल्यूम होनी है। लेकिन आपने मुझे ये बोला कि भाई मैं हीट ऐड करता रहा हूँ, इनिशियल टेम्परेचर ये, और भी डेटा दिया होगा जो क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए चाहिए, फाइनल टेम्परेचर ये पहुंचा है। सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा, समझना, सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि जो 0.2 आता है मेरे ग्राफ पे, 0.2 आता है, 0.2 कैसे पता लगेगा, 0.2 कहाँ आता है, 0.2 वो वाला पॉइंट है, 0.2 वो वाला पॉइंट है जब ये स्टॉपर पे पहुंच गया, तो स्टॉपर पे पहुंचते पहुंचते कुछ तो वॉल्यूम होगा, तो मैं ये देखूंगा कि 0.2 पे जब ये पहुंचेगा पिस्टन, उस समय टेम्परेचर कितना होगा। अगर T2 जो है मुझे मिला, मान लो T2 80 डिग्री सेल्सियस मिला, मैंने निकाला और मुझे मिला कि जब 0.2 पे पहुंचेंगे तो टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है, सपोज मुझे मिला कि 0.2 पे पहुंचेंगे तो टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है। जो भी सॉल्व करने के लिए चाहिए होगा वो क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको। तो अगर टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है और मैं इसको 100 डिग्री तक हीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में दिया गया कि भाई 100 डिग्री तक इसको हीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है
कि 1 से आपने स्टार्ट किया, 20 डिग्री सेल्सियस था, प्रेशर कांस्टेंट रहा, वॉल्यूम बढ़ता गया, आप हीट कर रहे हो, टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। 2 पे पहुंचोगे तो टेम्परेचर 80 होता है, बट क्या 80 पे आप रुके? नहीं रुके, और आगे हीट करते चले गए। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया ना कि 2 तक तो पहुंचे ही होगे, क्योंकि आपका फाइनल टेम्परेचर 80 से ज़्यादा है, तो एटलीस्ट 2 तक तो पिस्टन पहुंचा ही होगा। ये तो पक्की बात हो गई ना। तो अगर ये बात पक्की हो गई कि 2 तक पहुंचा है, तो हम कहेंगे वर्क जो भी हुआ होगा 1 से 2 तक हुआ होगा, 1 से 2 तक हुआ होगा, और 1 से 2 प्रेशर कांस्टेंट है। और इनिशियली प्रेशर अगर आपको दिया गया, मान लो क्वेश्चन में कुछ भी वैल्यू दी गई, P1 दे दी गई, तो आपको P1 इंटू V2 माइनस V1, ये हो गया वर्क। सिंपल बात है। बात समझ रहे हैं? ऐसी किसी भी प्रॉब्लम में क्या होता है, जो ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट जहां कंडीशन बदल रही है, प्रोसेस बदल रही है, उस पर ध्यान देना होता है हमको। अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया, आप देखो इस क्वेश्चन में हमने ध्यान किस बात पे दिया? ये प्रेशर हमने निकाला जब जस्ट कांटेक्ट टूट रहा था, इस बात पे ध्यान दिया। तो ऐसे केसेस पूछे जाते हैं हमसे, ऐसे केसेस पूछे जाते हैं। अब रही थर्ड केस की बात, तो थर्ड केस में आप सोच के बताओ, थर्ड केस में क्या देंगे आपको? हीट एडिशन देंगे थर्ड केस में कि हीट रिजेक्शन देंगे? तो थर्ड केस के लिए मैं आपको बता देता हूं, थर्ड केस की पॉसिबिलिटी है कि आपको हीट एडिशन दिया जाए। क्यों दिया जाए? इनिशियली स्टॉपर पे पिस्टन रेस्ट कर रहा है, मतलब ऐसी सिचुएशन जब आएगी तो ज़्यादातर चांस यही है कि भाई हीट रिजेक्शन भी कर दोगे तो फिर पिस्टन यही रहेगा, वो गैस का प्रेशर कम होता जाएगा, होते जाने दो, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो जाएगी, उसमें तो कुछ खास सॉल्व करने के लिए होगा नहीं हमारे पास। अगर हीट रिजेक्शन हुआ तो पिस्टन तो रुका ही हुआ है, स्टॉपर पर रुका रहेगा वो। तो ऐसे में चांसेस ज़्यादा है कि हीट एडिशन दिया जाए। और ऐसी सिचुएशन में चांस ये होता है, वो तो जब क्वेश्चन पढ़ोगे आपको समझ में आ ही जाएगा अपने बात। तो ऐसी सिचुएशन में चांस ये होता है कि जैसे गैस जब आप हीट कर रहे हो तो इनिशियली गैस का प्रेशर इतना नहीं होगा कि वो पिस्टन को उठा सके, या पिस्टन के mg फोर्स और P0 इंटू ए को बैलेंस कर सके। तो इस केस को अगर आप देखोगे तो जो गैस का प्रेशर है P इंटू ए प्लस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अब ऊपर की तरफ लग रही होगी, तो प्लस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बैलेंस कर रहा होगा mg प्लस P0 इंटू ए को। तो होगा क्या? जैसे जैसे आप हीट करते जाओगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की जरूरत कम होती जाएगी, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। कब तक कांस्टेंट रहेगा? जब तक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जीरो नहीं होगी। जीरो हो जाएगी तो P इंटू ए mg प्लस P0 इंटू ए को बैलेंस कर लेगा, P इंटू ए mg प्लस P0 इंटू ए को बैलेंस कर लेगा। तो उस समय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की जरूरत नहीं। अब आप हीट करोगे तो और प्रेशर बढ़ने की कोशिश होगी, तो अब कोई फोर्स तो है नहीं जो चेंज करके प्रेशर को बैलेंस कर प्रेशर के चेंज को अलाउ कर दे। कोई ऐसी फोर्स तो है नहीं अब जो चेंज हो सकती है, ये तो कांस्टेंट है। तो जैसे ही प्रेशर बढ़ने की कोशिश होगी, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए पिस्टन अपने आप को ऊपर उठा लेगा। तो ऐसे केस में क्या होगा कि पहले कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा और प्रेशर बढ़ता जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, ये कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा ये हो गया। उसके बाद पिस्टन जस्ट उठना स्टार्ट कर देगा, तो फिर आप हीट करते रहोगे, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको अगर हम 1 कह दें और इसको अगर हम 2 कह दें, ये कोई कंडीशन 3 हो जाएगी, मतलब जहां तक जाए प्रोसेस। आ रही है बात समझ में आपको? जो डिस्कशन हम कर रहे हैं, ये सारी पॉसिबिलिटीज को इंक्लूड करने की हम कोशिश कर रहे हैं इसमें। चंदन कुमार 3 में हीट रिजेक्शन, ठीक। अब देखो 3 में हीट रिजेक्शन बोल रहे हैं चंदन कुमार, कई सारे लोगों के रिप्लाई है बट अभी मैं देख नहीं पा रहा हूँ, आप जब नोट करोगे तब देखेंगे। फोर्थ केस को देखते हैं। फोर्थ केस में ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हीट रिजेक्शन दिया जाए आपको, हीट रिजेक्शन दिया जाए अगर इस केस में। तो हीट रिजेक्शन से क्या होगा, जैसे जैसे हीट रिजेक्ट करोगे प्रेशर कम होने की कोशिश होगी, बट कोशिश हो सकती है भाई, एक्सटर्नल फोर्स कोई है तो नहीं जो चेंज हो जाए, जिसके करस्पॉन्डिंग अंदर का प्रेशर भी चेंज हो सके और तब भी इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। तो mg प्लस P0 इंटू ए को बैलेंस तो करना है P इंटू ए को ही, तो एक कांस्टेंट प्रेशर पे नीचे आता रहेगा,
जब तक स्टॉपर तक नहीं पहुंच जाता। तो ये जो प्रोसेस होगी ये ऐसी होगी, एक कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम कम होता रहेगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये स्टॉपर पे पहुंच जाएगा, तो फिर आप हीट रिजेक्ट करोगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और प्रेशर कम होता जाएगा। उसके बाद तो आ जाएगा 1, दिस इज 2, दिस इज, जहां तक प्रोसेस कंटिन्यू होती है। ठीक है, इसको नोट कर लो आप। फोर्थ में हीट रिजेक्शन, आकाश बिल्कुल सही है। थर्ड में हीट रिजेक्शन बोल रहे थे चंदन कुमार, हीट एडिशन के चांसेस ज़्यादा हैं क्वेश्चन में देने के। हीट रिजेक्शन से कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं बनेगा, मतलब दे सकते हैं देखो, बट मेरा कहना है कि अच्छा क्वेश्चन बनाना होगा। तो अदिति गुप्ता, यस सर, ओके। उदित कुशवाहा, सर हीट एडिशन और एक्सपेंशन आइसोथर्मल भी हो सकता है? हाँ, हीट एडिशन के साथ अगर एक्सपेंशन हो तो आइसोथर्मल हो सकता है, बट आइसोथर्मल अगर समझो, अगर आइसोथर्मल होना है तो गैस जो वर्क कर रही है और आप जो हीट ऐड कर रहे हो वो सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बैलेंस्ड रखना है तो कांस्टेंट प्रेशर अगर हो गया तो फिर आइसोथर्मल नहीं होगा। गैस के केस में अगर कांस्टेंट प्रेशर हमने डिसाइड कर लिया तो पहले हमें कांस्टेंट प्रेशर देखना है कि होगा कि नहीं होगा, वो हो गया तो हम कह सकते हैं आइसोथर्मल नहीं होगा। नवीन कुमार यादव, आपने पता नहीं कुछ लिंक पोस्ट किया है इसमें, लाइव चैट वीओडी का क्या किया है? उदित कुशवाहा, सर हीट एडिशन और एक्सपेंशन, अच्छा आपका आंसर कर दिया मैंने। विकास 4 इक्वल टू हीट रिजेक्शन, ठीक है। पीयूष सोनी 2 to 3 हीट एडिशन, 2-3 में हीट एडिशन, हाँ बिल्कुल सही है। 4 में रिजेक्शन, बिल्कुल ठीक है। व्यास मुनि 2 हीट एडिशन 3 रिजेक्शन, नहीं 3 में भी एडिशन अभी मैंने बताया, 4 में रिजेक्शन, ठीक है। 2 फर्स्टली एडिशन देन रिजेक्शन। शुभेंदु शेखर बेग, सर फर्स्ट और सेकंड में हीट एडिशन। फर्स्ट तो देखो हम उसको बोल रहे हैं जो क्वेश्चन की सिचुएशन थी, सेकंड में हीट एडिशन, चलो आप फर्स्ट और सेकंड बोल रहे हो, हीट एडिशन और थर्ड में रिजेक्शन, सही है। नवीन कुमार यादव 3 हीट एडिशन मे बी हीट रिजेक्शन टू टेल व्हेन द स्टॉपर विल फेल। स्टॉपर विल फेल, स्टॉपर विल फेल का हाँ नहीं आता ज़्यादा क्वेश्चन। मयंक चौधरी, सर सेकंड केस में टेम्परेचर के बारे में जो बताया था वो एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। मयंक यार ऐसा मत किया करो, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हर चीज़ को 2-2 बार 3-3 बार एक्सप्लेन करूँगा तो फिर हमें टाइम अननेसेसरी ज़्यादा लगेगा। उदित कुशवाहा, सर फिर डिसाइड कैसे करेंगे कि आइसोबैरिक है या आइसोथर्मल? अरे उदित भाई समझो, अगर एक्सटर्नल फोर्स चेंज नहीं हो रही है, एक्सटर्नल फोर्स चेंज नहीं हो रही है तो आइसोबैरिक होगा। आइसोथर्मल में एक्सटर्नल फोर्स जरूर चेंज होती है, जरूर चेंज होती है एक्सटर्नल फोर्स। गैस सिर्फ आपकी हीट एडिशन से एक्सपैंड नहीं करती, गैस एक्सपैंड करना चाहती है तो गैस ऑलरेडी पहले से कंप्रेस्ड होती है, कोई वेट रखा होता है उसको उठाया जाता है। तो ये मेन क्राइटेरिया होता है डिसाइड करने का। आइसोबैरिक में एक्सटर्नल फोर्स चेंज नहीं होती, आइसोथर्मल में होती ही है। प्रियांशु, सर आई एम ऑल्सो स्टडिंग इन मैनेट इन सेकेंड ईयर, गुड। ठीक है, ये डिस्कशन हमने किया, ये बात समझ में आई होगी, ठीक। नोट कर लिया तो आप बता दीजिएगा। अब इसमें ये पूछा है, मैं एक बार बता देता हूँ, बट देखो कोशिश किया करो कि खुद से भी समझ में आए चीज़ें। जैसे इसमें हम हीट कर रहे हैं तो पिस्टन ऊपर जाएगा, 1 से 2 ये हो गया, पिस्टन स्टॉपर पे पहुंच जाएगा, तो फिर हम हीट करेंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर मान लो क्वेश्चन में दिया हो कि भाई इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और हमने तब तक हीट किया जब तक गैस का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं हो गया, ठीक। मान लो क्वेश्चन ऐसा है। अब क्वेश्चन में जो भी सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड होगा वो डेटा दिया होगा। मान लो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि गैस ने वर्क कितना किया, तो हम कहेंगे भाई गैस ने वर्क कितना किया, उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि गैस जब हीट हो रही थी तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पिस्टन का।
अब डायग्राम हमारे पास ये है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि पिस्टन 2 तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पिस्टन यहीं तक तो नहीं रह गया भाई। पिस्टन अगर यहाँ तक रह गया हो तो वर्क इसके बीच में लिखेंगे, बट अगर पिस्टन यहाँ भी पहुंच गया तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वर्क तो 1 से 2 ही हुआ है, यहाँ से यहाँ तो वर्क हुआ नहीं, कांस्टेंट वॉल्यूम है प्रोसेस। तो फिर ये पता करने के लिए क्वेश्चन में कुछ देंगे आपको, जैसे उन्होंने बोला हमने तब तक हीट किया जब तक 100 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंच गया। तो हम पॉइंट 2 देख सकते हैं, पॉइंट 2 वो पॉइंट है जब पिस्टन स्टॉपर पे पहुंच गया होगा। तो क्वेश्चन में डेटा दिया जाएगा, इसका कुछ वॉल्यूम दिया जाएगा, कुछ भी डेटा होगा, उससे आप ये निकालोगे कि भाई पॉइंट 2 पे जब पिस्टन पहुंचता है तो टेम्परेचर कितना होता है। तो अगर वो टेम्परेचर से ज़्यादा तक हम हीट कर चुके हैं तो इसका मतलब यहाँ तक तो हो ही चुकी होगी प्रोसेस, हमारी प्रोसेस यहाँ तक तो हो ही चुकी होगी, उससे आगे गई होगी इनफैक्ट। ठीक है, सो अब देखिए, अब हम डिस्कशन में आगे बढ़ रहे हैं। डिस्कशन में अब हम आगे बढ़ेंगे और इसमें कल हम जो डिस्कस कर रहे थे उस डिस्कशन में शायद हम एक बार मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूं आपको, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, एनर्जी एनालिसिस हमने स्टार्ट किया। एनर्जी एनालिसिस में हमने कहा कि भाई एनर्जी जो है उसको क्लासिफाई करते हैं मैक्रोस्कोपिक यानी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और माइक्रोस्कोपिक यानी इंटरनल एनर्जी, इसको हमने फिर फर्दर डिवाइड किया सेंसिबल, लेटेंट, केमिकल, न्यूक्लियर में। एनर्जी का ट्रांजैक्शन कैसे हो सकता है? वर्क, हीट, मास। फिक्स्ड मास एनर्जी एनालिसिस स्टार्ट की, उसमें हमने कहा कि वर्क और हीट दो तरीके होंगे। वर्क वाले तरीके को डिस्कस किया, पीवी डायग्राम भी साथ में डिस्कस कर लिया। ये भी समझा कि कौन सी प्रोसेस को हम रियलाइज कैसे करेंगे। और देखो, वो समझना वो तो बात की थी, बट जब हम रियल सिचुएशंस में बार बार उस बात को अप्लाई करते हैं, बात पक्की तब होती है। और थर्मल की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आरएसी पढ़ोगे, आईसी इंजन पढ़ोगे, पावर प्लांट पढ़ोगे, ये सारी चीजें तो पहले कंफर्म होनी चाहिए, तब आप उस सारे सब्जेक्ट में स्टेबिलिटी के साथ बैठ पाओगे। तो इसके बाद हमने हीट इन वेरियस प्रोसेसेस का डिस्कशन स्टार्ट किया। अब हीट ट्रांसफर इन वेरियस प्रोसेसेस को डिस्कस करने से पहले हमने जब हीट डिस्कस किया तो उसमें स्पेसिफिक हीट, सीपी, सीवी के बारे में हमने बात की, और फिर हमने फर्स्ट लॉ का डिस्कशन स्टार्ट कर दिया, इससे पहले कि हम हीट ट्रांसफर इन वेरियस प्रोसेसेस डिस्कस करते। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हमने स्टेट किया एक साइकिल के लिए। उसके बाद हम डिस्कशन करने लगे कंसीक्वेंसेस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कंसीक्वेंसेस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो पहला कंसीक्वेंस हमने डिस्कस किया वो था कि हीट ट्रांसफर एक पाथ फंक्शन है। ठीक है। सेकंड, एनर्जी एक प्रॉपर्टी है। एनर्जी एक प्रॉपर्टी है, उसके बेसिस पे हमने इक्वेशन भी बनाई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन बनाई। उसमें मैंने ये बताया था आपको कि ये थर्ड चीज है जिसके लिए कंडीशन आपको याद रखनी है। ठीक है। हमने अदर वर्क के बारे में बात की थी, इलेक्ट्रिकल वर्क पे हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे कल। ठीक। उसके बाद जो हम डिस्कशन करने लगे उसमें हमने ये डिस्कशन किया। एक क्वेश्चन आपको दिया था, उसमें हमने ये सारी चीजें डिस्कस की।